Done? Hello everyone. कंबाइन मोड में मैं. Hello. Good evening everyone. मैं audible and मैं visible. Hello. Yes, sir. Yes. Very good. Yes, sir. So can you please turn on your camera, everyone, please? Please, everyone. आप बिंदास अपना कैमरा ऑन करो ताकि ऐसा हमें लगे कि हम लोग फेस टू फेस एक दूसरे को देख पा रहे हैं. ठीक है, तो एक हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा हम लोग हैबिचुअल हो जाते हैं कौन कौन हमारी बैच में है, सब लोग क्या करते हैं, किस स्ट्रीम में बिलोंग करते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या हम पढ़ने वाले हैं. देन वी विल स्टार्ट अगेन. ठीक है, तो युवराज तुमसे स्टार्ट करते हैं. प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, क्या करते हो, क्या किया हुआ है. आई थिंक म्यूट है. Yes, sir. Hello everyone. My name is Yuvraj Singh Yadav. I have done BTech from Dayanand Sagar College of Engineering and from 2023 और अभी मैं आजकल मंस्टैक और रिएक्ट कोर्सेज पे पढ़ रहा हूँ, तो और मैं इसीलिए वेक्टर स्किल एकेडमी ज्वाइन करी, रिएक्ट और जॉब असिस्टेंट के. वेरी Thank गुड, you. वेरी गुड. ओके, तुषार. Yes, sir. Good evening, everyone. My name is Tushar Tanpure. I have completed my graduation from Bharati Vidyapeeth University from Pune in 2024. Past 2 months ago. That is from 31st May. Currently, I am learning React and gaining deep understanding on React. That's why I've joined this course, and I hope I'll succeed in React. ओके, Thank you. पूजा. Hello, everyone. I'm Pooja Kataria. I'm from Sanaval. And I have completed my BTech from Chamali Devi Group of Institution Indore. Yes, sir. You're saying something. You can continue. You can continue. Okay. In 2014, and I have total 6 years of experience in non-tech company. But now I'm going to in technical, so that I will join Vector Academy. Thank you. अदर वंस प्लीज. अपना वीडियो सब ऑन ही रखें. बाकी यस. Hello, Bunty, are you there? I think so. So can you please introduce yourself? Yes, you're audible. Okay, great. And Hi, myself Shraddha Lokhande. I am from Hyderabad. I have completed my PhD from Gujarati Science College and I have 6 months of experience as a web designer. Thank you.
Okay, okay, great. Surabhi, are you there? Very good evening. Good evening, sir. Yes. So can you introduce yourself? So sorry Please for turn on your late camera. joining. Sir, actually, I was not able to join from the laptop. I was trying from laptop. That's why I came late. बट सपोज दैट ओके, देखिए मैं अच्छी सुरभि ने अच्छी बात बताई कि देखिए आप लोगों को लैपटॉप के साथ में ज्वाइन होना है, क्योंकि मैं आपसे बीच में काम भी करवाऊंगा, ठीक है? सर क्योंकि बट बहुत मैं कम लैपटॉप से ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ सर। मैं 4:30 से वहीं से ट्राई कर रही हूँ, फिर देन मैंने नहीं नहीं, फोन कोई से। बात नहीं, इट्स आवर फर्स्ट क्लास, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पर अब कोशिश करना है हम लोगों को कि वी कैन कैरी विद अवर लैपटॉप्स, बिकॉज Yes. हमारा सेशंस क्या होंगे कि हम लोग ऐसा सेशन नहीं रखेंगे कि मैं ही करते जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को भी काम दूंगा कि मुझे ये मेरी स्क्रीन है, ये मेरा क्वेश्चन है, तो आप लोग सॉल्व करके बताओ उसको, Yes, sir. ताकि हमारा टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। हम टू वे काम करेंगे, कोशिश करेंगे, आप पे कोई डाउट्स आए तो हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से। Yes, sir. क्योंकि थोड़ा सा क्लासेस मेरे हिसाब से इंटरेक्टिव होना चाहिए, ताकि आप लोगों को उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट रहे। क्योंकि वन वन ऐसे तो होगा क्या कि फिर आप लोग मान के चलो अपने बेड पे मोबाइल लगा के पिक्चर टाइप देख के और उसको क्लास पर निकाल दोगे, जो हम अभी तक करते, जैसे वेब सीरीज देख ली और उसको समझ में आया नहीं और कर लिया बस इस तरीके से, ठीक है? तो मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपका वीडियो ऑन कराने का भी पर्पस यही है मेरा, कि मेरा थोड़ा सा क्लास में अवेयर रहें और चीज़ों के बारे में हमारा डिस्कशन चलता रहे। और हम लोग पूरा डिस्कशन, मेरा मेन मोटिव ये है कि हम लोग डिस्कशन के थ्रू ही पूरे कंसेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं, और हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जैसा कि मैं आप लोगों के इंट्रोडक्शन से ऐसा समझ पा रहा हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, कुछ पास आउट हो चुके हैं, कुछ पास आउट नहीं हुए हैं, किसी को थोड़ा बहुत नॉलेज है, किसी को थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भले ही हम लोग जो इस बैच का मोटिव है, तो वो बैच का मोटिव ये है कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम अपर लेवल पे लेके जाएंगे। तो इसकी आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है कि भैया हमें आता है कि नहीं आता। मैं मान भी सकता हूँ कि कुछ कुछ लोगों को ये चीज़ें आती भी होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ फेसेस ऐसे रहेंगे कि वो चीज़ हमें आती है। अगर हमें आती है तो नो डाउट हम उसको रिकॉल कर लें, और हम उस पर कुछ क्वेश्चन हो तो हम पूछ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट हमारा मोटिव ये रहेगा कि चूंकि हमारी क्लास एक है, तो हम उस क्लास में हमारे साथ में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जो कि जिनको थोड़ा सा पता नहीं होगा, वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे, कुछ अलग बैकग्राउंड से होंगे। किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, किसी का कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा डाउन होगा। तो हम लोग को सबको साथ में लेके चलना है, और हमको कोशिश करना है। इस बैच का पूरा जो मेरा मोटिव है वो यही है कि हम लोग जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, उस टॉपिक्स में हम लोग इंटरव्यू के साथ में, टेक्निकल नॉलेज के साथ में हमारे राउंड्स क्लियर हो, हमारा टेक्निकल राउंड क्लियर हो, हमारे टेक्निकल इंटरव्यू सेशंस क्लियर हो। और जितना भी हम नॉलेज गेन करेंगे वो हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में इंटरव्यूअर को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है? बेस का जो मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि जैसे हम लोग मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता भी देता हूँ, जैसे मेरी स्क्रीन में शेयर करता हूँ। अगर मेरी स्क्रीन शेयर है तो प्लीज आप लोग मुझे बताइएगा। मेरी स्क्रीन शेयर है बेटा? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. तो डाउट तो नहीं है? Yes, sir. चलो, वेरी गुड। तो मैं जो तुम लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो अपन लोग ये देखते हैं कि अपन लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ठीक है? तो वैसे तो मैं अपना हाँ, उसके पहले मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन तुम लोगों को देना चाहता हूँ कि जिसे तुम पढ़ रहे हो वो कौन है, वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो देखो, आई एम 13 year of experience in IT fields. So in past, I have completed my masters in 2011 from Medicaps. Okay, so in 2011, I have started my career as a software developer. So I have started my career as a backend developer in Java. So near around 5 to 6 years, I have totally worked on Java technology, which is Servlet, JSP, Struts, Hibernate, and Spring. Okay, and then after that, I have shifted my technology with Python. So I have worked with Django and Python, and then I have started my career as a front-end developer also. So I have worked with React, and then I have shifted my technology with Node.js, with Next.js. So I have completed a number of technology. I have worked with a number of technology
right now working as a I'm working and serving my services to the product based company. Okay, and I am OCJP certified in Java professional. Okay, and I am Microsoft certified professional in Python also. तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो मेरा जो 13 साल का पूरा एक्सपीरियंस रहा है टेक्नोलॉजी में, तो अपन कोशिश करेंगे कि जितना मेरा नॉलेज रहा है, जितने मैं इंटरव्यू लेता हूँ सीनियर्स के, जूनियर्स के, वैसे जूनियर के लेवल पे मैं कम इंटरव्यू लेता हूँ, लेकिन मैं आपको लिटरली एक बात बताना चाहता हूँ कि सीनियर लेवल पे मैं 5 से 6 साल वालों के एक्सपीरियंस वालों के इंटरव्यू लेता हूँ। लेकिन आप लिटरली मेरा बिलीव कीजिएगा कि यदि मैं उनसे HTML के बारे में भी पूछता हूँ ना, वो नहीं बता पाता। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि डेवलपर्स 5 से 6 साल एक्सपीरियंस होने का अपना काम तो कर लेते हैं, लेकिन बेसिक्स उनको पता नहीं होता है कि ये इनका मतलब क्या है। तो हम लोग बात करेंगे कि कहाँ एक्सपीरियंस लेक करते हैं, कहाँ एक अच्छे डेवलपर की निशानी है कि उसको कैसे इंप्रूव करना है, कैसे करना है। तो हम सब चीज़ों को प्रैक्टिकली इंप्रूव करेंगे कि भाई एक सीनियर डेवलपर कैसे इसको कोड लिखेगा, एक जूनियर डेवलपर कैसे कोड लिखेगा, इसको कैसे शॉर्ट किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे, कैसे थोड़ी सी इंटरनल चीज़ें हम लोग डिस्कस भी करेंगे। हम अपने लेक्चर को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। आप लोग कुछ भी डाउट लगता है आपको पूछना है, बिंदास पूछना है। जो भी काम आपको दिया जाता है आपको टाइम लिमिट में करना है। और आपको सिर्फ एक ही मैं बोलना चाहूंगा कि नो डाउट आपका इंटरव्यू क्रैक होगा। जो भी हम पढ़ेंगे आप ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं। शुरू शुरू में कुछ लेक्चर्स आपको लगेंगे, टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसा कमिटमेंट नहीं करना चाहता कि डे फर्स्ट से हम ऐसा बहुत तहलका मचा देने वाले। धीरे धीरे, क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है, धीरे धीरे अपने कोर्स को एलेबरेट करेंगे, धीरे धीरे चीजों में एडवांस चीजें डालेंगे। आप लोगों को काम करना है, जितना आप काम करोगे, जितना आप पढ़ोगे, जितना मैंने बताया है, उसके अलावा भी मैं आपको बोलूंगा कि ये चीजें पढ़ के आना है, आपको चीजों को स्टडी करना है। तो हमारा 1-to-1 कम्युनिकेशन रहेगा। अब कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आपको श्रेयांश को इंटीमेट करना है, बैच को इंटीमेट करना है कि भैया ऐसे ऐसे इश्यूज हैं, वी कैन डिस्कस ऑन इट। आप पे कुछ क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। हेलो एवरीवन, यू है क्वेश्चन, देन आपको हैंड रेस करना है। और आपको हैंड रेस करना है और परमिशन लेना है कि सर यू हैव आस्क, तो मुझे पता लग जाएगा कि भैया आपको कुछ आपको लगता है कि भैया पढ़ाते पढ़ाते मुझे नहीं ध्यान में दिया आपका हैंड रेस, तो आप आपका परमिशन लेकर पूछ सकते हो, तो अपन उसमें डिस्कस करें। ठीक है, तो कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चन तो यू कैन आस्क प्लीज। नहीं है, आगे बढ़े। मैं अपना सिलेबस दिखाना चाहूंगा सबसे पहले। तो अगर आपको मान के चलिए कि दिख रहा हो तो प्लीज आप बताइएगा। हाँ, मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? चलिए, तो Yes, sir. हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मैं अच्छा, एक और बात मैं थोड़ा सा गौर करूंगा यहाँ पे। इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखते भी जा रहा हूँ। ठीक है, गुड। ठीक है, देखिए हमारा जो पूरा कोर्स है वो क्या है, हमारा मर्ज है। ठीक है, मैं बताता हूँ। तो हम लोगों का जो पूरा कोर्स है वो है हम लोगों का मर्ज स्टैक। मैं यहाँ पे अपने बारे में मैं लिखते भी जाता हूँ। ठीक है, नोटपैड में ओपन कर रहा हूँ। गुड। तो हम लोग जो कोर्स करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मर्ज स्टैक का, MERN। ठीक है, ये हमारा मेन कोर्स है मर्ज। ठीक है, मर्ज स्टैक का कोर्स है। इसमें जैसे हम अगर मर्न की बात करें तो मर्न में हम लोग पढ़ेंगे, M से होता है मोंगो। हम मोंगो DB लेंगे डेटाबेस में। ठीक है, अच्छा एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि जब हम कोई भी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं या कोई भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम लोग डेटाबेस की n नंबर ऑफ लिमिटेशंस है, जैसा आप सब जैसा। अच्छा एक और बात, जब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा इंटरव्यू डिस्कशन भी करेंगे, ताकि आपको पता रहेगा कि भाई डिस्कशन में हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोग को सॉल्व होते जाएंगे। जैसे हम लोगों ने बोला कि सर मोंगो DB हम लोग डेटाबेस के फॉर्म में यूज करेंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मोंगो DB यूज किया जाए, हम लोग पोस्टग्रेस यूज कर सकते हैं।
हम लोग साइबेक्स यूज कर सकते हैं, हम लोग इनफ्लिक्स यूज कर सकते हैं, हम एसक्यूएल यूज कर सकते हैं, हम एसक्यूएलाइट यूज कर सकते हैं, मोरेकल यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने जो आपको नाम बताया ये डेटाबेस के नाम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम फुल स्टैक डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में सिर्फ डेटाबेस के फॉर्म में हम लोगों के पास में सिर्फ मोंगो डीबी ही है। इसका ये मतलब नहीं, डेटाबेस में चूंकि हम लोग मर्न स्टैक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मर्न में जो एम का फुल फॉर्म हम जो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो मोंगो बोलने वाले हैं, ठीक है। तो अब चूंकि इशू यहाँ पे ये है कि सर क्या आपसे पूछेंगे कि भाई मर्न स्टैक डेवलपमेंट में जब आपने मोंगो का यूज किया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे पास प्रोजेक्ट में मैं था तो वहां पे लिटरली हम लोगों की टेक्नोलॉजी मर्न स्टैक थी, जिसमें हम लोग फ्रंट एंड में रिएक्ट का यूज कर रहे थे और बैक एंड में हम लोग नोड.जेएस का यूज कर रहे थे। और नोड.जेएस में भी हम लोग नेस्ट का यूज कर रहे थे। मैं आपको एक एक चीज लिखते जा रहा हूँ, मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर है सभी को, तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि हम लोगों ने वहां पर बैकएंड में यूज किया था जैसे नोड.जेएस। तो यहाँ पे एम एम का मतलब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मोंगो, ठीक है। और ई मतलब एक्सप्रेस, ठीक है। हम आर मतलब रिएक्ट का यूज करेंगे और एन मतलब हम लोग करेंगे नोड का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने मोंगो डीबी का यूज किया है ना, तो हम यहाँ पे एसक्यूएल का यूज कर सकते हैं, हम ओरेकल का यूज कर सकते हैं, है ना। हम लोग एसक्यूएल लाइट जो हम ये मान के चलिए कि पोस्टग्रेस का यूज कर सकते हैं, है ना। हम लोग एन नंबर जैसे साइबेक्स है तो एन बहुत सारी मतलब मान के चलिए कि एन नंबर ऑफ डेटाबेस। अब सब डेटाबेस का अपना अपना यूटिलाइजेशन है ना। अब मोंगो डीबी का हम कारण क्या है कि हम लोग क्यों मोंगो डीबी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि मोंगो डीबी का जो बेस है वो जावास्क्रिप्ट है। तो मोंगो डीबी का जो बेस है वो क्या है, जावास्क्रिप्ट है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप मान के चले कि जब भी हम मर्न स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स करेंगे तो जिसको हम ऐसा भी नहीं है, मैं यहाँ पे एक और लाइन जोड़ना चाहूंगा, मर्न स्टैक फुल स्टैक करेंगे हम लोग। मर्न स्टैक में हम लोग क्या करेंगे, फुल स्टैक। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है कि जब हम फुल स्टैक, इसको मैं पूरा एलिब्रेट भी करूंगा, फिर हमारा जो टॉपिक है कि हम लोग वीकली वाइज मैं तुमको सिलेबस भी दिखाऊंगा और उसके बाद में हम उसको कंटिन्यू भी करेंगे। हमने डिवाइड कर रखा है हर सिलेबस को, हम HTML पढ़ेंगे, CSS पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, उस पर हम काम करना सीखेंगे, प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, वो सबका अपना वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या होगा कि फुल स्टैक डेवलपमेंट सिर्फ मर्न स्टैक ही नहीं होता है। मैं आपको पहले आपके नॉलेज के लिए बता दूं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे कि आप फुल स्टैक में क्या कर रहे हो, तो आप बोलेंगे, आपने बोला कि सर मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ। तो फुल स्टैक डेवलपर डजंट मीन कि आप मर्न स्टैक डेवलपर हो या आप इन स्टैक डेवलपर हो, MEAN, है ना। तो मीन में एम तो आपको मोंगो पता है, ई मतलब एक्सेप्ट होता है, ए मतलब एंगुलर हो जाता है, ठीक है। ए मतलब क्या हो जाता है, एंगुलर हो जाता है। तो सवाल ये होता है कि ये काफी ट्रेंडी टेक्नोलॉजी चल रही है, मीन या मर्न की आप बात करें, उसमें भी अगर आप बात करेंगे गूगल ट्रेंड की, आप बात करेंगे, आप आपके गूगल पे जाइएगा, गूगल ट्रेंड करके एक चीज होती है, जैसे आप टाइप करेंगे यहाँ पे, आप गूगल ट्रेंड टाइप करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे गूगल ट्रेंड टाइप करेंगे, गूगल ट्रेंड आप लोग को टाइप करना, आपको कंपेयर करना है कि रिएक्ट और एंगुलर में सबसे बेस्ट कौन सा है। तो जो आपको ऐसा दिखाई देगा कि एडवांटेज ज्यादातर लोग रिएक्ट को दे रहे हैं और ज्यादातर दे रहे हैं एंगुलर को। तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता देता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रिएक्ट अच्छा है एंगुलर बेकार है, एंगुलर अच्छा है रिएक्ट बेकार है। एक क्या होता है कि जब हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो एक डेवलपर अलग लेवल पे बात करता है और एक स्टूडेंट अलग लेवल पे बात करता है। एक स्टूडेंट ज्यादातर फोकस करता है कि सर हमें रिएक्ट जेएस करना है या हमें एंगुलर जेएस करना है। तो आप लोगों को ये समझना है कि दोनों ही, जो एंगुलर है वो गूगल का प्रोडक्ट है, फेसबुक मतलब जो हमारा रिएक्ट है वो हम लोगों का फेसबुक का प्रोडक्ट है, उसको मेंटेन और डेवलप कौन करता है, फेसबुक करती है रिएक्ट को, और एंगुलर को सेम टाइम पे हमारा मेंटेन करता है गूगल। तो दोनों ही अपने आप में काफी ट्रेंडी हैं, बट सबसे पहले जो ट्रेंड में आया था वो रिएक्ट जेएस आई थी। रिएक्ट जेएस को धीरे धीरे जब रिएक्ट जेएस को ओवरकम करने की कोशिश करी एंगुलर जेएस ने, और एंगुलर जेएस ने लगभग
मैच कर लिया था रिएक्ट जेएस को, लेकिन फिर एंगुलर जेएस को थोड़ा सा बीट होना पड़ा, कुछ उसकी कुछ अपने इंटरनल इश्यूज थे, कुछ ऐसा था, तो रिएक्ट ने फिर जो है कि अपना टेक ओवर किया। लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि दोनों की अपनी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, हम आगे चल के उसको पढ़ेंगे। लेकिन सवाल क्या होता है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दोनों का बेस जावास्क्रिप्ट ही है। तो अगर एक डेवलपर को जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आती है, हमारा मेन फोकस जो रहेगा, अगर मान के चलें कि पूरे फुल स्टैक डेवलपमेंट में अगर मैं आपको ये भी बोलना चाहूँ कि सर हम लोग जो HTML पढ़ने वाले हैं, हम लोग CSS पढ़ने वाले हैं, हम लोग बूटस्ट्रैप पढ़ने वाले हैं, हम लोग मोंगोडीबी पढ़ने वाले हैं, हम लोग रिएक्ट जेएस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रिएक्ट जेएस में हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट पढ़ेंगे, हम रिडक्स टूल किट पढ़ेंगे, ठीक है, हम रिडक्स टूल किट के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग जो है नोड जेएस पढ़ेंगे, हम लोग जो एक्सप्रेस जेएस पढ़ेंगे, जो हमारे अगर देखा जाए तो स्क्रीन में हम लोगों ने इसके सिंबल ही बना के रखे, ठीक है, ये है। हम कंपेयर देखेंगे कि आजकल टाइप स्क्रिप्ट भी जो है कि काफी ट्रेंडी टेक्नोलॉजी है, कि क्यों टाइप स्क्रिप्ट जरूरी है, क्या जावा स्क्रिप्ट है, क्या टाइप स्क्रिप्ट है, क्यों टाइप स्क्रिप्ट इतनी आजकल पॉपुलर होती जा रही है, क्या टाइप स्क्रिप्ट सीखना जरूरी है, क्या जावा स्क्रिप्ट से काम हो सकता है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे जब हम काम करेंगे तब। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग ये सब सीखने वाले हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे सिलेबस में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है, जो सबसे आपको ज्यादा एज देगा आपके करियर में, या आपके अच्छे डेवलपर बनने में, या आपके इंटरव्यू क्लियर करने में, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका जावा स्क्रिप्ट है, सबसे ज्यादा। आप बिलीव कीजिए मेरा, अभी भी अगर एक्सपीरियंस बंदे से मैं पूछता हूँ कि फॉर एग्जांपल मान के चलो कि उससे मैं पूछ लूंगा कि भाई एक काम करो कि लेट वेयर कॉन्स में क्या डिफरेंस है, तो अभी भी वो लोग अटक जाते हैं। अभी भी अपन उनसे इवेंट लूप में पूछते हैं तो वो लोग अटक जाते हैं। कारण ये है कि उन लोगों को काम करते आता है, चैट जीपीटी से कोड करते आता है, सब कुछ आता है ऑलरेडी बने। एक और बात होती है कि ऑलरेडी बने बनाए प्रोजेक्ट्स पे लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बनी बनाई होती है, उसको कॉपी पेस्ट करना उनको होता है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस करना होता है, तो इतना कोई टफ काम नहीं होता है। ज्यादातर टफ काम होता है कि प्रोजेक्ट को स्क्रैच से बनाया जाए, उसमें ज्यादा मेहनत होती है। क्योंकि बने बनाए प्रोजेक्ट्स पे काम करना इसलिए थोड़ा इजी होता है कि मान के चलो कि अगर मान के चलो कि आपके पास में एक बैकएंड का कोड लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कोड भी दिखा देता हूँ, मैं आपको कोडिंग भी दिखाऊंगा कि प्रोफेशनल लेवल कोडिंग कैसे जाता है। आज अपन पूरा डिस्कशन करेंगे और हम लोग मैच करेंगे कि करेंगे वैसे ही। तो आप बिलीव कीजिए कि जैसे मान के चलो कि मैंने एक पोस्ट की एपीआई लिखी हुई है, या मैंने गेट की एपीआई लिखी हुई है, मैंने पुट की एपीआई लिखी हुई है, मैंने फेच की एपीआई लिखी हुई है, मैंने लिखी हुई है। तो आप क्या करोगे, अगर किसी बंदे ने पोस्ट की एपीआई लिखी हुई है, तो आप क्या करोगे, उसने 2 पैरामीटर भेजे थे, मुझे 4 भेजना है, तो मैं 2 को कॉपी पेस्ट करके 2 के नाम बदल के भेज दूंगा और फाइंड की क्यूरी चलाऊंगा और डेटा लेके आ जाऊंगा और आपको दे दूंगा। तो 2 पैरामीटर आपको पता लग गया कि 2 पैरामीटर भेजना कैसे है, आपकी प्रॉपर केटी हो गई कि 2 पैरामीटर कैसे भेजते हैं, तो 4 पैरामीटर भेजने में कितना टाइम लगेगा। तो आप लिटरली मेरी विश्वास करो कि जो सीनियर डेवलपर पे होते हैं कॉपी पेस्ट ज्यादा कर देते हैं। क्योंकि हाँ, उनके एक एडवांटेजेस क्या है, आप अगर कंपेयर करोगे कि एक सीनियर और जूनियर का क्या फर्क होता है। जूनियर को थोड़ा टाइम लग जाता है समझने में कि चीज क्या लिखी हुई है। यही चीज अगर आप ये मान के चलो कि अगर उसको समझ में आ जाएगी, तो सीनियर लेवल पे काम कर देता है। अगर आप ये बोलोगे कि भाई सर जैसे हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, हम लोग को अच्छा पैकेज कैसे मिलेगा, क्या हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि मुझे मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे डिस्कशन इन जनरल होते हैं। फ्रेशर को सबसे बड़ा डर ये लगता है कि जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन करा कि भाई युवराज मैं तुम्हारा 5 साल का एक्सपीरियंस बना दूंगा, तो युवराज क्या बोलोगे तुम? हेलो, अगर मैंने युवराज से क्वेश्चन किया कि युवराज मैं तुम्हारा 5 साल का एक्सपीरियंस बना दूं, तो युवराज का क्या जवाब आएगा? प्लीज युवराज, आर यू देयर? हेलो, हेलो, मैं ऑडिबल? कोई बताना चाहेगा कि अगर मैं किसी का
पूजा अगर जैसे मान के चलो कि आपका गैप है, आपसे बात करते हैं, अपना कैमरा सबका ऑन है? हेलो, सभी का कैमरा ऑन है? सभी का? पूजा आप हैं वहां पे? युवराज Yes, आप sir. हैं? Yes, sir. Yes, तो sir. मैंने युवराज से पूछा, युवराज अगर मैं मान के चलूँ कि शायद आप कब के पास आउट है? Sir, 2023. 2020। युवराज अगर मैं आपसे बोलूँ कि युवराज मैं तुम्हारा 3 साल का एक्सपीरियंस बना रहा हूँ, तुम्हें नॉलेज है, तो तुम उस चीज को कैसे डिस्कस करोगे? मतलब मान लोगे कि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है? सर उस हिसाब से नॉलेज आना चाहिए और उस हिसाब से प्रोजेक्ट और टेक स्टैक पे देखो काम बिल्कुल, होना देखो जैसे जैसे युवराज ने क्वेश्चन किया कि सर मुझे नॉलेज आना चाहिए या मुझे एक्सपीरियंस आना चाहिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जब आप कंपनी में जाओगे ना, आपने आप लोग अपना कैमरा चालू रखिएगा, क्योंकि कोई भी कैमरा टर्न ऑन नहीं करना, मतलब ऑफ नहीं करना, आपका कैमरा चालू होना चाहिए, क्योंकि अपना सेशन इंटरेक्ट होना चाहिए। जैसे युवराज ने बड़ी अच्छी बात बोली कि सर मुझे ना नॉलेज होगा तो मैं मुझे प्रोजेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए, मुझे टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना। बिल्कुल सही बोला युवराज ने, क्योंकि युवराज ऐसा लगता है कोई डर है अंदर कि शायद मैं 3 साल या 5 साल को जस्टिफाई नहीं कर पाऊँ, ऐसा मैं सही बोल रहा हूँ? चाहिए। यस सर। अब तुम लिटरली एक बात बताऊं ना, मैं जिस प्रोजेक्ट पे मैं था, लिटरली रीलिनिसिस करके प्रोजेक्ट था, रीलिनिस करके साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटी है, तो उनका प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था। मैं काम कर रहा था मई तक मैंने काम किया उसमें, लास्ट मई तक। मैंने लास्ट मई में कंपनी स्विच की है, तो मैं काम कर रहा था। तो लिटरली आप मेरा विश्वास करोगे ना कि वहां पे 1 साल वाले बंदे को या फ्रेशर बंदे को 3 साल वाले का बोल के उनको सर्व किया था। अब Yes, तुम sir. बोलोगे सर फ्रेशर बंदा मैंने ले लिया और 3 साल वाला को एक्सपीरियंस बता दिया सामने वाले क्लाइंट को, तो सर ये ऐसा कैसे हो जाएगा? मतलब आपको तो पैकेज दे रही है ना कंपनी, तुम लोगों ने, तुम्हारा जॉब लग गया, तुमने खुशी खुशी मिठाइयां बढ़ा दी कि 3.2 का पैकेज लग गया, 5.2 का पैकेज लग गया, 10.2 का पैकेज लग गया। देखो तो 10.2 का तुम लोगों को पैकेज लग जाएगा तो मजा आ जाएगा ना, तो यार सर 10 का पैकेज लग गया, मजा आ गया। पर तुम्हें ये नहीं पता कि 10 का पैकेज लग तो गया है, लेकिन तुम वहां पे 5 साल एक्सपीरियंस बेस पे गए हो। पर सवाल है कि जो तुम्हें 10 दे रहा है, तो उसने उसने तुम में कुछ क्वालिटी देखी होगी, और उसी क्वालिटी के बेस पे उसने तुमको सामने वाले क्लाइंट के लिए हायर कर लिया कि भैया इस प्रोजेक्ट पे ये बंदा काम करेगा। मान के चलो कि खुशी काम करेगी या तुषार काम करेगा, पूजा काम करेगी, लेकिन खुशी, तुषार, पूजा या युवराज को पता ही नहीं कि वो हायर क्यों हुए हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि भाई हायर तो हो गए, अब हायर होने से हुआ क्या? आप आ गए, आपने बोल पहले आपको वेलकम किट दे दी, आपको सबसे मिलवा दिया। और मैं आपको लिटरली सारी एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि हमको रियल टाइम ये चीजें पता रहे कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है, तो हम लोग को ये चीज पता होना चाहिए कि हमारे साथ तो ये चीजें होगी। तो आपको माइंड मेकअप करके रखना है कि भैया मैं ऐसे ही जाने वाला हूँ कंपनी में। आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ से तो फ्रेशर जाऊंगा, पर वह 4-5 साल वाले ही दिखूंगा। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों करती कंपनी? क्योंकि उनका मोटा माल मिलता है तुमसे। तुमको 5 साल वाला बता देंगे, तुमको देना कितने? 3.2। तुम तुमको कितने में बेच दिया? तुम उस सामने वाले क्लाइंट से तुम्हारा 30 लाख का पैकेज लिया, तुमको कितने बताए? 3.2। तो तुम 30 में ही काम करो, तुम कमा के कितने दे रहे हो? 3.5 लाख रुपए महीना, तो अच्छी बात है ना। और फिर तुमसे बोला जाएगा कि तुम बोलोगे कि अच्छा आईटी में प्रेशर होता ही इसलिए, क्यों? क्योंकि 2 साल वाले को 5 साल, 5 साल वाले को 10 साल बताएंगे, तो उसको तो फ्रस्ट्रेशन आएगी ना कि सर ये तो मैंने किया ही नहीं है। तो भैया करना, आपको समय दे देंगे, केटी दे देंगे। आपको शुरू किया था, एक आध हफ्ता बड़ा लाड़ प्यार से रखेंगे कि भाई प्रोजेक्ट समझ लो, अभी कुछ नहीं करना, अभी तो चिल मारो, कुछ करना नहीं है आपको, अभी तो प्रोजेक्ट का अंडरस्टैंडिंग लो। आपको प्रोजेक्ट का अंडरस्टैंडिंग मैं बताता हूँ कैसे होती है। अब मेरी स्क्रीन खुली हुई है आपके सबके सामने, मैं आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, है ना? प्लीज मेरे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा थोड़ा सा ना। मेरी स्क्रीन खुली है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, ये रियल टाइम प्रोजेक्ट है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये एसवीटी करके मैं तुमको क्या लिखा है, एसवीटी लिखा है ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ दुर्गा टेम्पल। ये मेरा प्रोजेक्ट है। अब ये प्रोजेक्ट वर्जीनिया में जितने भी अपने हिंदू लोग रहते हैं ना, तो उन टेम्पल के लिए बनाया था।
तो ये प्रोडक्ट बनाया, तो ये नीदरलैंड जितने भी अपने हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो वहीं के एनआरआई ने प्रोजेक्ट बनवाया था कि भैया सब लोग पूजा पाठ सीखें, ये सीखें, वो सीखें, उसके लिए प्रोजेक्ट बनवाया था। ये पूरा प्रोजेक्ट, ये मैंने इस प्रोजेक्ट को फरवरी में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इस प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड रिएक्ट यूज हुआ है और बैकएंड नोड जेएस यूज हुआ है, ठीक है। और एक और बात बताता हूँ, इसके बैकएंड में नोड जेएस में आप लोगों ने टेम्पलेट इंजीनियरिंग सुना है कभी? कभी टेम्पलेटिंग सुना है? टेम्पलेट इंजीनियरिंग सभी ने नहीं सुना? देखो टेम्पलेट इंजीनियरिंग क्या होता है बताता हूँ। आपके जब आप क्या करोगे, आपके दो काम रहते हैं, एक तो फ्रंट एंड रहता है, बैक एंड रहता है। बैक एंड में फ्रंट एंड क्या होता है, जो यूजर को दिखता है ना। आपने फेसबुक का पेज देखा तो वो क्या हुआ, फ्रंट एंड हो गया। जो यूजर को सीन है, एंड यूजर को सीन है, वो फ्रंट एंड है। अब से एडमिन भी तो होगा, एडमिन भी तो होगा। तो एडमिन के लिए कॉस्ट कटिंग करने के लिए क्या होता है कि वो लोग ऐसा करते हैं, क्लाइंट लोग, कि सेम हर बैकएंड टेक्नोलॉजी में से पाइथन है या नोड, इनकी अपनी टेम्पलेटिंग होती है। तो मैं टेम्पलेटिंग का नाम तुमको दिखाता हूँ, जैसे हम लोगों ने यूज किया था ईजेएस का। ये ईजेएस होता है, ये दिख रहा है तुमको, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट्स। तो इसके थ्रू हम लोगों ने क्या बनाया था, इसका एडमिन पैनल बनाया था। एडमिन पैनल जो बनाया था वो लुक एंड फील इसी से दिया था हम लोगों ने। जैसा आप लोग HTML CSS का यूज करते हो ना, HTML CSS रिएक्ट का यूज करके, तो हम लोगों ने टेम्पलेटिंग में क्या यूज किया था, ईजेएस का। तो ईजेएस आपको व्यू ही देगा, लेकिन ये क्या है, ये किसका है, नोड जेएस का। तो होता है क्या है कि मोनोलिथिक, आप लोगों को दो चीज समझना पड़ेगी, मोनोलिथिक और एक माइक्रो सर्विस, दो तरह के काम होते हैं। तो मोनोलिथिक मतलब ये होता है कि बैकएंड है वो भी उसमें ही है, और फ्रंट एंड है वो भी उसी में है। उसको बोलते हैं, हम इसका डिस्कशन करेंगे, पर नॉर्मल लैंग्वेज में अभी अपन इतना समझते हैं। और माइक्रो सर्विस मतलब फ्रंट एंड किसी और में, बैक एंड किसी और में। समझ, ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम समझेंगे, फिर हम उसको डिस्कशन करेंगे कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है। हम आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हम लोग मोनोलिथिक पे काम करेंगे कि माइक्रो सर्विस पे काम करेंगे, ठीक है। तो मैं जो तुमको बताना चाहता कि रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम करते हैं, तो ये क्या हुआ कि भाई आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर, समझ, ये बैकएंड का कोड है पूरा। तो यहाँ पर आपको ऐसा पेज दिख रहा होगा, अच्छा वो पेज खुला हुआ दिख गया आपको, लिख रहा है यहाँ पे लाइन नंबर 15 देखिएगा, लिखा है अवेट ईजेएस रेंडर फाइल व्यू में, एडमिन में, मैनेज में, ऐसा लिखा हुआ आपका दिख रहा है आप लोग। ये दिखा लिस्ट डॉट ईजेएस दिख रहा है आप लोगों को। तो ये लिस्ट डॉट ईजेएस क्या है भाई, देखिए व्यू में मतलब क्या है, व्यू में जाते हैं, व्यू में एडमिन में दिख रहा है, एडमिन में क्या बोला उसने, मैनेजमेंट कम्युनिटी में, ठीक है। और मैनेजमेंट कम्युनिटी में लिस्ट वाला पेज होगा, दिख रहा है। अपन चलते जाते हैं, जो भी है ये पेज दिख रहे होंगे आपको, ये दिख रहा है आपको, पेजेस दिख रहे हैं। तो आपको कुछ कुछ झलक HTML CSS जैसी दिख रही होगी, आप इसको गौर से देखिए, दिख रहा है आपको। और लेकिन आप यहाँ पे अगर देखोगे डायनेमिक, तो यहाँ पे आप कुछ अलग ही देखोगे, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। वैल्यू नॉर्मल नहीं दिख रही है आपको, डबल कोर्स में नहीं दिख रही, उसमें ऐसे एंकर टैग, परसेंटेज जैसा कुछ सिंबल दिख रहा होगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे edit.ejs लिखा हुआ है, तो मतलब कौन सी फाइल है, ईजेएस फाइल है। ये कौन सी फाइल है, ईजेएस फाइल है। अब तुम बोलोगे सर नोड.js तो पढ़ लिया, ईजेएस तो पढ़ा ही नहीं, तो कोई नहीं पढ़ाएगा, HTML आता है ना, बस। क्योंकि अगर तुम लोगों का इसको देखोगे ठीक से, तो इसमें क्या है, HTML CSS लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब 90% लोग जब पढ़ते हैं, तो अपन लोग भी HTML पढ़ेंगे, तो आप लोग क्या बोलेंगे, आती है सर, वो तो आती है सबको है, लेकिन बनती फिर भी किसी से नहीं है। आती सबको है, लेकिन बनती फिर भी किसी से नहीं है। क्योंकि अगर मान के चलो ये वैल्यू आपको, इसका वैल्यू का अगर आपको पता, मैं मानता हूँ कि आपको आती है, मैं आपको ये कतई नहीं बोल रहा हूँ कि HTML नहीं आती, पर अगर आपको ये नहीं पता है कि ये वैल्यू वैल्यू जो यूज किया है, यहाँ पर डबल कोट्स का यूज कर रहे हैं और ऐसा ये एंगल ब्रैकेट का और इसका यूज कर रहे हो, ये वैल्यू का मेन मीनिंग क्या है। तो अगर आपको मेन मीनिंग समझ में आ गया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया चाहे मुझे ईजेएस दे दो या कोई सी भी टेम्पलेटिंग लैंग्वेज दे दो, मैं कर लूंगा, ठीक है। तो कोई भी बंदा जब आप प्रोजेक्ट पढ़ते हो, तो ईजेएस कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। तो आप मना कर दोगे उसको, नहीं करना पड़ेगा। अब आप इस प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर देखना, जब आप नए हो, तो मैंने आपको क्या बोला कि आप 3 साल एक्सपीरियंस बेस पे हायर हो,
तो हायर तो हो गए, ये प्रोजेक्ट दे दिया, इसकी केटी बोल देंगे कि 1 हफ्ते की केटी ले लो, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो आप बोलोगे ठीक है सर स्टार्ट कर दो। कंट्रोलर प्रोजेक्ट खोलते हैं, आप देखना स्क्रीन देखना, कंट्रोलर खोला है, वो कंट्रोल में एडमिन और एपीआई दिख रही है। तो एडमिन के लिए, एडमिन वालों के लिए एपीआई अलग लिखी है और नॉर्मल क्लाइंट के लिए एपीआई अलग लिखी हुई है। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? नॉर्मल एपीआई मतलब कौन? जो क्लाइंट एंड पे यूज करेगा। क्लाइंट एंड पे कौन? ये वाले लोग, ये वाले, ये जो फ्रंट एंड वाले यूज कर रहे हैं ये। और बैक एंड पे कौन यूज करता है? जो एडमिन पैनल जिसने ईजीएस पे बनाया है, तो उसके लिए एपीआई अलग बनाई हुई है। अगर आप इसको खोल के देखोगे तो इसमें तो बहुत सारी चीजें दिख रही है। तो सर इतनी चीजें समझेंगे कैसे? ठीक है ये, वो ये तो बहुत छोटे लेवल पे, ये तो बहुत छोटे लेवल पे प्रोजेक्ट है। फायर बेस है, हेल्पर बना के रखा है। हेल्पर क्यों बना के रखा है? कि जैसे आप लोग मेल करना है किसी को आपको, तो एक बार टेम्पलेट बनाएंगे, हर बार हम कोड नहीं करेंगे, तो उसको हमारे प्रोजेक्ट्स में हेल्पर बोलते हैं। हेल्पर बना लो, हेल्पर बना लो मतलब जैसे मैं आपको बोलूंगा कि हेल्पर बनाना है हमको, तो हेल्पर बनाना मतलब सब मीनिंग ये है कि हम कॉमन चीज बनाएंगे। क्योंकि एक बार मैं टेम्पलेट भेज, जैसे किसी को मेल करना है, तो मैं एक बार उसका डिजाइन रेडी करूंगा, कि मैं हर बार उसका डिजाइन रेडी करूंगा। क्या लगता है तुम लोगों को? 1 टाइम करूंगा। तो हेल्पर बना लेंगे। हेल्पर बनाने से क्या यूज होगा? कि जब भी लगेगा एक बार बनाएंगे, सिर्फ उसको कॉल करना है। अ, ये बना दिया, हेल्पर बना दिया, एक बार बना दिया, फिर उसको क्या करना है? यूटिलाइज करना है। समझ में आया? तो ये चीज हम लोग करेंगे। तो ये एक्चुअली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि ये बताना चाह रहा हूँ जैसे मिडिल वेयर है, मॉडल्स हैं, तो माइग्रेशंस क्या होते हैं, स्कीमा क्या होता है। आप लोगों ने युवराज तुमने तो प्रोजेक्ट बनाए होंगे बेटा? हेलो? यस सर बनाए। तो माइग्रेशंस लिखे हैं तुमने? माइग्रेशंस क्यों लिखते हैं, क्या करते हैं? सर मैंने डायरेक्ट माइग्रेशन मतलब यूज किया है, जब वो प्रिज्मा में जब माइग्रेट करते हैं प्रिज्मा मॉडल में, पर हम्म। ऐसे ज्यादा यूज नहीं किया मैंने, बस 1-2 बार मतलब ठीक है, कोई माइग्रेट बात किया नहीं। टेबल को तो जब हम उस टेबल। डेटाबेस पढ़ेंगे, कोई समझ गया मैं, कोई इशू नहीं है। तो माइग्रेशंस को लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? तो मेरा बोलने का मतलब है कि अब जैसे हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, तो सवाल ये है कि जब हम एपी बनाएंगे ना, तो हम कोशिश करेंगे कि एपी एसी नॉर्मल तरीके से बनाए, ताकि पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो आप कोई सी भी एपी लिख दो। अब जैसे मान के चलो कंट्रोलर लिखना है, तो मैं क्या करूंगा पता है आपको? ये दिख रहा है ऊपर, दिख रहा है आपको यहाँ पे गेट लोकेशन, मतलब लोकेशन फाइंड आउट करना है, कि जो भी बंदा लोकेशन डालेगा पता लग जाए। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल लिख दिया है ना, कितनी होटल है, तो ये यहाँ पे कंट्रोल लिख दिया है। ऐसा ही है, इसका लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आपकी लिखी हुई है, वेयर कॉन्फिग फाइंड वन वेयर देन। ठीक है, तो ये आपके क्या लिखी हुई है? मोंगोडीबी में क्यूरियां लिखी हुई है। ऐसा हम लोग इसको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे अभी आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी, तो प्रॉमिस पढ़े होंगे, पढ़े या नहीं होंगे तो यहाँ प्रॉमिस लगा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, स्कीमा क्या होता है, एन नंबर ऑफ चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा सिर्फ इसको बताने का मकसद यही था कि जब आप लोगों को काम दिया जाएगा, तो आपका एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता है। उन्होंने तो आपको खरीदा हुआ है, आपको काम करवाने को दिया जाएगा, आपको काम करना है, और आपको काम करके उनको टाइम पे बताना। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलो। तो और हम लोग जो हमारे सिलेबस में कंटिन्यू करने वाले हैं, वो हम लोग HTML का यूज करके करने वाले हैं। हमारा पाथ जो है, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वीक में हम लोग HTML के बेसिक, सभी लोगों को, कितनों को यहाँ पे HTML आता है? थोड़ा सा हैंड रेस करेंगे। अच्छा, कितनों को नहीं आता ये बताओ? कितनों को HTML नहीं आता? जिनको नहीं आता उनसे तो पूछने का कोई सवाल नहीं। जिनको आता है फिर उनसे मैं पूछूंगा HTML के बारे में कुछ। क्या लगता है? हेलो? किसको HTML आता है? हाँ प्लीज, अरे बोलो ना भाई, आता है तो कॉन्फिडेंटली बोलो ना। आता है ना? वेरी गुड। तो चलो अपन, मैं एक चीज लिख रहा हूँ,
ठीक है, तुम लोग मेरी हेल्प करना कि यहाँ पे क्या इशू बन रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चल, वैसे अपन लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं, नहीं भी आता तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ये मेरा फोल्डर है, सबको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने फाइल बनाई index.html। चलो, मेरा सवाल है कि हमेशा इंडेक्स ही नाम क्यों देते हैं? कुछ भी दे सकते हैं और बिल्कुल दिया जा सकता है, तो इंडेक्स ही नाम क्यों दे रहे हैं? क्या इजीली रिप्रेजेंट होता? तो अगर मैं यहाँ पे हेलो लिख दूंगा तो इजीली रिप्रेजेंट नहीं होगा क्या खुशी? तो फिर इंडेक्स क्यों दे रहे हैं? इनिशियल मतलब क्या? तो फिर ऐसे, अच्छा बेसिक चालू हो रहा है इसलिए उसको इंडेक्स दे रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलो मान लेते हैं अपन ना, खुशी की बात मान लेते हैं कि बेसिक चालू हो रहा है, अपन लिख रहे हैं। चलो मैं एक बॉयलर प्लेट कोड लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H1, सॉरी है, बॉयलर प्लेट कोड क्या था वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अपन लिख दिया। इसको रन करने के लिए तुमको पता है वहां पर जाएंगे जहां पर ये फाइल सेव है, यहाँ पर इस फाइल को खोला मैंने, डबल क्लिक करा और ओपन कर दिया, ये हो गया। अब मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर मैं कुछ चेंज करता हूँ, मैंने हेलो की जगह वेलकम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हेलो की हेलो ही है, वेलकम नहीं हुआ, तो क्या हो रहा होगा? तो बताएगा मुझे। सेव तो हो गया, देखो अगर तुम रिफ्रेश नहीं किया है ना, तो मेरा सवाल है कि रिफ्रेश क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे रिएक्ट में ये सबसे पहला आएगा। हम तुम लोगों ने रिएक्ट थोड़ी बहुत, जैसे युवराज तुम लोगों ने पढ़ी होगी कि भाई रिफ्रेश, रिएक्ट में पेज रिफ्रेश नहीं होता है, और तुम लोगों ने फटाक से बोले सर पेज रिफ्रेश करेंगे तो आ जाएगा। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि ऐसा क्या है कि पेज रिफ्रेश कर देते तो कंटेंट आ जाते हैं, क्या होता है? बताओ। सर रिफ्रेश करने से फिर से जो नई HTML या कुछ भी है जो भी चेंज हुआ है वो आता है, अगर हम नॉर्मल एक HTML CSS बना रहे हैं कंपेयर टू रिएक्ट, जहाँ पे पहले से ही एक ऐसी, मतलब वो शायद मैं वर्ड भूल रहा हूँ, क्लाइंट साइड रेंटिंग या ऐसे साथ, मैं कंफ्यूज हूँ उस वर्ड के लिए। नहीं वो नहीं, कोई बात नहीं, बोलो बोलो बिंदास बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, है। रिएक्ट में क्या होता है कि सर हम एक जावास्क्रिप्ट फाइल भेजते हैं नहीं नहीं अपने बेटा, सर्वर। रिएक्ट की बात नहीं करना, अभी तो रिएक्ट पे अपन पहुंचे ही हाँ, नहीं है। इसमें इसलिए क्योंकि सर इसमें हम स्टैटिक ओवरलोडिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ वर्ड है, मैं भूल नहीं रहा देखो, हूँ। मैं तुमको बताता हूँ, मैं पहली मेरी कंसेप्ट समझो तुम। एक बात को बड़ी गौर से समझना, कोई भी चीज एग्जीक्यूट होती है ना, तुम्हारी फाइल कहाँ सेव है पहले तो बताओ, कहाँ सेव है फाइल? युवराज फाइल कहाँ सेव है बेटा? क्या सर? फाइल सेव कहाँ है? सेकेंडरी सेव में, मेमोरी में, हाँ सेकेंडरी में, ड्राइव में सेव किया है ना तुम लोगों ने, सी ड्राइव में, वेब डेवलपमेंट में, HTML नाम के फोल्डर में index.html नाम की फाइल बनाई। तो फाइल कहाँ है सेव? अब सेकेंडरी सेकेंडरी, मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड डिस्क में। अब प्रोग्राम जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में कभी एग्जीक्यूट नहीं होता, वो कहाँ होता है? सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी। आपकी मेमोरी को पता ही नहीं है क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जब पता ही नहीं तो कैसे चेंज कर देगा? तो आप क्या करते हो, यहाँ पे रिफ्रेश करते हो। क्या करते हो? रिफ्रेश करते हो। रिफ्रेश मतलब क्या? आपकी मेमोरी को आपने रिकॉल करा भाई कुछ, तो वो क्या करता है? अब चेंज काय में था? सेकेंडरी मेमोरी में था, तो एग्जीक्यूट करने के सेकेंडरी मेमोरी काय में लेके आना पड़ेगा प्राइमरी मेमोरी। हम इस केस में क्या बोले, ब्राउजर पे उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो ब्राउजर की मेरे को बताना पड़ेगा कि भाई कुछ चेंजेस हुआ है, मेमोरी में हुआ है, लेकिन रिफ्लेक्ट अभी नहीं करा। क्यों रिफ्लेक्ट नहीं करा? क्योंकि तुमने रिफ्रेश नहीं करा। तो वो अभी तक कहां तक सीमित था? सिर्फ सेकेंडरी मेमोरी में। तो चेंज तो आपने कर दिया, नो डाउट आपने आपका काम कर दिया, लेकिन वो क्या हुआ, वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो रिफ्लेक्ट करने के लिए आपने क्या कर दिया, उसको रिफ्रेश करा। मतलब आपने क्या बताया कि मेमोरी में चेंजेस हुए हैं, अब तेरे को उसको क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है, इसलिए क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। समझ में आया?
तो तुम्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा भाई रिएक्ट, अगर मैं इसको थोड़ा सिंपली वे में समझा पा रहा हूँ युवराज की क्यों रिफ्रेश नहीं होता है, समझ पा रहे हो तुम मेरी बात? यस सर, वहां पे क्यों क्योंकि सर वो सेकंड पे हम बोलते हैं ना कि रिएक्ट में तो रिफ्रेश होता ही नहीं, अपने आप आ जाता है, तो ऐसे कैसे अपने आप आ जाता है? अच्छा एक और सवाल है, चलो अभी रिएक्ट की बात तो छोड़ते हैं, क्या कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि बताना ही नहीं पड़े और पेज अपने आप रिफ्रेश हो जाए? बताओ। ये अपन नॉर्मल इंटरव्यू की बात भी कर रहे हैं, तुमसे पूछेंगे रिफ्रेश क्यों कर रहे हो, सर लाइव तो हम सर्वर करते हैं ना यूज कर रिफ्रेश। सकते हैं। लाइव सर्वर यूज कर सकते हैं, वेरी गुड, तो लाइव सर्वर का यूज करते हैं। जैसे मुझे इसने बताया अपने यूआई ने कि लाइव सर्वर यूज कर सकते हैं, तो लाइव सर्वर अपन यूज करते हैं, अपन यहाँ पर डालते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कहाँ से डलेगा भाई, ये दिख रहा है? अरे सभी को, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, तो अपन क्या लाइव सर्वर लगेगा, आ गया। तो ये अपना डे वाले का लाइव सर्वर अपन ले लेते हैं, है ना, यहाँ पर अपन लाइव सर्वर को ये अपन कर देते हैं। चलो अपन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे गए, ये राइट क्लिक करा, ओपन लिख रहा है, ओपन विद लाइव सर्वर, इसको रन कर देते हैं। आ गया भाई। अभी अभी एक बात गौर से देखना, ये लाइव सर्वर चल रहा है, अब मैं कुछ भी चेंज करूंगा ना, यहाँ पे पहले वेलकम था, मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, अपने आप चेंज हो गया, है ना। अब ऐसा क्या हो रहा होगा युवराज की लाइव सर्वर ने इसको चेंज कर दिया? तो मैं युवराज इसलिए पूछ रहा हूँ, ऐसा मत बोलना कि सर मुझसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, ये नॉर्मल डिस्कशन है। यस सर, ऐसा बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेना कि मैं सर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, एक नॉर्मल डिस्कशन है बेटा, कोई भी बता सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपन तो सीखने के पर्पज से बात कर रहे हैं। पूजा तुम बताओगे कि ऐसा क्या हो रहा होगा कि लाइव सर्वर पे अपने आप चेंजेस हो जा रहे हैं? पूजा कुछ बताओगे? डरना नहीं, गलती होगी और क्या होगा, इससे ज्यादा तो कुछ होने वाला नहीं है। नो सर, नो सर, डरने की क्या बात है सर। वेरी गुड, बस कॉन्फिडेंस ही चाहिए। क्या हो रहा होगा कि वहां पे चेंजेस अपने आप दिख रहे होंगे, क्या होता होगा, फिर मैं उसका लाइव दिखाऊंगा तुमको कि लाइव सर्वर में ऐसा क्या हो जाता है कि अपने आप चेंज हो गया, तुमको दिख जाता है। बताओ, सर कभी आज नए सोचा है तुमने? मेंटिकल लाइव हाँ सर्वर है। क्योंकि क्या होता होगा, लाइव सर्वर मतलब सर लाइव मैच है, वो तो अपने आप हो जाता है, अपन क्या बताया ऐसा। सर कुछ तो टेक्नोलॉजी यूज होती होगी, कुछ तो होगा, आई डोंट नो। कोई बात नहीं है, सुरभि तुम बताओगे? यस, मीन्स बाय डिफॉल्ट हमारा जो भी ब्राउजर होता है, जो भी फाइल रन होती है वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स फाइल से लोड होती है। तो अच्छा व्हेन एवर वी विल कनेक्ट विथ लाइव सर्वर, तो ऑटोमेटिकली जो भी प्रोजेक्ट हम रन करेंगे तो वो इंडेक्स फाइल से शुरू होगा। तो जो भी हमने अच्छा, चेंजेस किए होंगे तो सर अरे लिटरली वाह, आइडिया है वो। शाबाश शाबाश, हाँ, गजब की कहानी बनाई तुमने। अब मैं तुमको सर इसका है ना लाइव, मैं तुमको, अरे कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ना इसको इसको ओपन करते हैं अपन, मैं यहाँ पे दिखना, कोई बात नहीं बेटा, नहीं आ रहा तो उसमें का टेंशन वाली बात है। इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर अच्छा उसके पहले मुझको तुमको चीज बताना है। अपन ना इसको नॉर्मली बिना लाइव सर्वर के एक बार रन करते हैं, ठीक है? ये रहने अपना, इसको मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ दिख रहा है तुम्हें? सेम कोड दिख रहा है अपना, दिख रहा है? क्या दिख रहा है, कुछ इशू? हेडिंग में जो दिया वो दिख रहा है, बिल्कुल सही बोला तुमने। अब ये तुमको समझ में आ गया, ये कब दिखा ऐसा, जब अपन ने नॉर्मल रन किया, डबल क्लिक करके जो अपन नॉर्मल करते हैं, इधर आते हैं। यही था ना अपना लाइव सर्वर, इसको अपन राइट क्लिक करते हैं, कुछ चेंजेस दिखे तुमको? क्या दिखे? एक जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट हुई है इसमें, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ कुछ, तो ये स्क्रिप्टिंग का कमाल है। स्क्रिप्टिंग मतलब क्या, जावास्क्रिप्ट का ये स्क्रिप्टिंग लिखी हुई है जो आपके लाइव सर्वर को क्या कर रही है। अभी अपन क्या बोलते थे कि
तुम्हारे पेजेस में चेंज हो गया है, तुम्हारे पेजेस में चेंज हो चुका है, लेकिन हमारे ब्राउजर को ये पता नहीं है। तो उसने क्या करा कि तुमने रिफ्रेश करा और तुम्हारे ब्राउजर को तुमने बता दिया कि मेमोरी में कुछ चेंज हो, उसको रिफ्लेक्ट करो। तो यहाँ पर लाइव सर्वर के अंदर एक स्क्रिप्टिंग लिख दी गई, जो कि लाइव सर्वर को बता रही कि पेज रिफ्रेश नहीं करूंगा, वो स्क्रिप्टिंग बार बार कॉल करेगी मेमोरी को। जो तुम पेज रिफ्रेश करके मेमोरी को समझाते थे ना कि भाई जागो, कुछ चेंजेस हुए दिखाओ, जागो चेंजेस हुए कुछ दिखाओ, मैं नहीं करूंगा, मैं डेवलपर था, मैं स्मार्ट इंजीनियर था, लाइव सर्वर का यूज क्यों आया, क्योंकि अपने को टाइम बचाना है, तो मैंने चेंज कर दिया। तो उसने क्या करा, ऑटोमेटिकली स्क्रिप्टिंग लिख दी। उस ऑटोमेटिक स्क्रिप्टिंग ने क्या करा, मेमोरी को जगाया, जागो भाई चेंज हो गया है, इसको दिखाओ। यही काम है लाइव स्क्रिप्ट, लाइव सर्वर। तो यहाँ पे किसका वेटेज है, स्क्रिप्ट। फिर मैंने क्या बताया, ध्यान किस पे देना है, जावास्क्रिप्ट है। जिस व्यक्ति को जावास्क्रिप्ट आता है वो सब कुछ कर सकता है। अब जिस जिस व्यक्ति ने लाइव सर्वर बनाया उसने क्या लिख दी, स्क्रिप्ट लिख दी। उसका काम क्या था, सर्वर को जगाओ और दिखाओ, काम आसान कर दिया उसने। क्लियर है, कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन? भाई समझ में आया युवराज या Yes, पूजा या सुरभि? इसका इंडेक्स का कोई मतलब नहीं है भाई, नहीं। समझ गए ना? देखो इंडेक्स नाम क्यों देते पता है तुम लोगों को? इंडेक्स देने का रीजन क्या है? इंडेक्स देने का मेन रीजन है कि बाय डिफॉल्ट हमारी टेक्नोलॉजी में सबसे पहले जो पेज सर्व होता है वो कौन सा होता है, index.html। हमारा रिएक्ट का जो आर्किटेक्चर बनता है, हम बोलते हैं रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो रिएक्ट की सिंगल पेज एप्लीकेशन में एक ही HTML का पेज रहता है। कौन सा पेज रहता है, index.html। कोई पेज नहीं तो index.html। बाय डिफॉल्ट पेज कौन सा, इंडेक्स। तो बाय डिफॉल्ट पेज का कुछ तो नाम दोगे। जैसे मान के चलो कि मैंने बाय डिफॉल्ट पेज का नाम रख दिया बंटी या पूजा या तुषार, तो भाई तुषार ऑब्जेक्शन ले लेगा, सर ये पूजा नाम क्यों रखा, मेरे ही नाम रख देते, मैंने क्या गुनाह किया। तो मैं तुषार को मतलब दुखी नहीं कर सकता ना, मेरे भाई तुषार तुम्हारा नाम रख दो। तो कल से खुशी खड़ी हो गई कि सर वो तुषार का नाम क्यों लिख दिया, अब मेरा नाम लिख दो। तो मैंने बोला भाई कॉमन नाम रखूंगा क्या, index.html। कोई पेज नहीं होगा रेंडर, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा। अच्छा एक और बात, हम ये रेंडर रेंडर वर्ड यूज कर रहे हैं, तो रेंडर का मतलब क्या है? हाँ, बताओ। रेंडर पढ़ा है ना, रेंडर करते हैं, रेंडरिंग पता है। जब हम रिएक्ट पढ़ते हैं तो उसमें वर्ड आता है रेंडर कर देना। भाई मेरे पास एक ही व्यक्ति है, युवराज। युवराज यस सर, रेंडर मतलब सर रेंडर करना मतलब क्या बेटा? सर HTML CSS जो हमने कोड लिखा है उसे विजुअल फॉर्म में लेके आना एक वेब पेज को। देखो सीधी सी बात बोलो, क्या दिखाना और कहाँ दिखाना है, मतलब रेंडर क्या बोला मैंने? हाँ भाई, क्या दिखाना क्या है सर, दिखाना है और कहाँ दिखाना क्या दिखाना है, है, HTML CSS कहाँ जो दिखाना है, इसको ब्राउजर बोलते हैं रेंडर करना। यस। क्लियर, व्हाट और वेयर, क्या बोलेंगे? तो रेंडर करना मतलब जब से अब से मैं रेंडर बोलूं मतलब तुम्हें क्या करना है, तुम मुझसे पूछोगे इस पेज को रेंडर करवा दो, तो तुम मुझको क्या बोलोगे, सर क्या दिखाना है और कहाँ दिखाना है। क्लियर है, तो डाउट, कुछ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। चलो अब मेरा सवाल ये है कि तुम्हारे फ्रंट एंड, जैसे हम लोग फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे उसमें हम लोग HTML पढ़ेंगे, CSS पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, jQuery भी होती है, jQuery आजकल यूज नहीं करते हैं, और हम लोग React.js पढ़ने वाले हैं। तो उसमें फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, क्लास बेस्ड कंपोनेंट दोनों पढ़ने वाले हैं। चलो मेरा सवाल ये है कि हम लोग चालू करेंगे HTML से। तो HTML क्या है पहले तो ये बताओ तुम लोग मुझको। हाँ बिंदास बोलो। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बहुत बढ़िया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या किसी वेबसाइट को बनाने में
HTML पढ़ना जरूरी है कि बिना HTML के काम हो जाएगा? जरूरी है डिजाइनिंग करने में। अच्छा, एक काम करते हैं, हम सभी का फेसबुक का पेज खुला हुआ है, तो हम चेक करते हैं कि क्या हमारी वेबसाइट में इतनी बड़ी फेसबुक की टेक्नोलॉजी है, फेसबुक का पेज है। अच्छा, फेसबुक क्या वेब एप्लीकेशन है? हाँ कि ना? फेसबुक क्या है? अरे वेब एप्लीकेशन है या नहीं है? Yes, sir. तो Yes, वेब sir. एप्लीकेशन होता है क्या? सवाल ये है, चालू यहाँ से चालू होता है। देखो, मैं तो ऐसे इंटरव्यू के जैसे पढ़ाऊंगा। अपन ने जैसे नाम क्या लिया, फेसबुक, तो मैंने बोला कि सर तुम लोगों के लिए फेसबुक क्या है? इंटरटेनमेंट है। मेरे लिए तो फेसबुक क्या है? वेब एप्लीकेशन है ना? डेवलपर के लिए वेब एप्लीकेशन है। तो वेब एप्लीकेशन क्या है भाई? फिर मेरे पास एक ही आदमी मिलता है मुझको, कौन? युवराज। युवराज, क्या होता है बेटा वेब एप्लीकेशन? सर वेब एप्लीकेशन ऐसी ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे ब्राउजर पे रन करता हो और रैदर देन हमारे एक लोकल मेमोरी में सेव होकर एक ब्राउजर के थ्रू रन करता हो, और मतलब जो भी उसके एप्लीकेशन हो या जो भी वो प्रोवाइड देखो, करना मैं चाहता एक गलती बताऊंगा युवराज, यहाँ पे बुरा नहीं मानना बेटा। हो। हाँ। जब हमसे हमसे कोई इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा ना कि व्हाट डू यू मीन वेब एप्लीकेशन, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया एक वेब पेज है तो वो ब्राउजर पे आएगा, तो हम बोल देंगे सर्विस विच इज रन ओवर द www इज कॉल्ड क्या? वेब एप्लीकेशन। सिंपल सी बात है। हमको उसको मेमोरी तक नहीं लेके जाना है, क्योंकि तुम ही उसके लिए खड्डे खोद रहे हो कि फिर मेमोरी कितने टाइप की होती है युवराज? मतलब दो रैम और रोम, मतलब उसको क्या कहते हैं नहीं, मैं मैंने तो पूछा ही नहीं है। अच्छा, हमारे हमारे ब्राउजर में मेमोरी कितने टाइप की है? नहीं पता जरा। हाँ, तो ये क्वेश्चन खड़ा किसने किया? हाँ, खुद ने तो ज्यादा एक्सप्लेन खुद मत ने। करो। ज्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में तो हमें क्या बोलना है, व्हाट डू यू मीन बाय वेब a एप्लीकेशन। service which is run over web is called? That's it. जितना पूछा उतना बता। ऐसी एप्लीकेशन या ऐसी सर्विस जो काय पे रन हो रही है, वो उसको क्या बोलेंगे? तो क्या मेरा सवाल ये है, क्या फेसबुक वेब एप्लीकेशन है या नहीं है? है सर। है। क्यों? अ सर्विस विच इज रन ओवर वेब। जीमेल, है सर। जोमेटो, समझ गए? यस। क्लियर है? हाँ, कुछ पूछ रहे हो? कुछ पूछना? हाँ या ना? नो सर। नो, नहीं। नहीं, वेरी गुड। अच्छा, कितने टाइप के सर्वर होते हैं? क्लाइंट साइड सर्वर और वेरी गुड। कितने टाइप के सर्वर होते हैं भाई? मेरी नजर में तो दो होते हैं, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर। ऐसे तो बहुत सारे हो सकते होंगे। तो वेब सर्वर क्या होते हैं भाई? तो एप्लीकेशन सर्वर क्या होते हैं? वो कहाँ रन होते हैं? मतलब गलतियां समझ में आ रही, तुमको पता सब है, पर फिर भी कुछ नहीं पता, ऐसा लगता है ना अपने को। जैसे किसी ने पूछा तो ये कितनी कितनी बड़ी बात पूछ लिया। वेब सर्वर और मतलब, समझ रहे हो मेरी बात? और क्या एप्लीकेशन सर्वर होता है? चलो, इसका डिस्कशन अपन थोड़ी देर बात करेंगे, है ना? अपन इसको डीपली वो करेंगे। अपन काय पे थे? HTML पे। क्या बोला तुम लोगों ने? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, बिल्कुल सही बोला तुमने। तो मेरा सवाल ये है कि क्या किसी वेबसाइट को पढ़ने, किसी वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए क्या HTML कंपलसरी है कि नहीं है? तो मैं तो बोलूंगा कंपलसरी है। अपन फेसबुक का पेज देखते हैं। फेसबुक का पेज देखता है। फेसबुक का मैंने पेज ओपन किया और मुझे नया अकाउंट खोलना है। क्लियर क्लियर है? तो एक बात बताओ मुझको कि ये टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये टेक्स्ट बॉक्स काय में बनता है? इनपुट बॉक्स बनता है ना, काय में बनता है? HTML में। वेरी गुड।
ये काय में बनता है? ये ड्रॉप डाउन काय में बनता है डेट का? ये रेडियो बटन काय में बनते हैं? HTML में। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन काय में बना? HTML में। क्लियर है? तो क्या HTML पढ़ना जरूरी है? आप अच्छा, एक और बात, जब आप लोग HTML पढ़ते हो, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ 2 मिनट के लिए, अभी तुम आंसर दोगे इस बात का, फटाक से देखना, मुझे पता है। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना कि नहीं दिख रही है? शाबाश, मुझे पता है तुमको सबको आता है, अभी तुम जवाब दोगे। हाँ, ये क्या लिखा है मैंने? हेडिंग। कितनी बढ़िया से तुमने पढ़ लिया। H1 से क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। H2 से? वेरी गुड। अब तुम लोगों का नजरिया देखना, तुम लोगों ने क्या बोला? क्या बोला तुम लोगों ने? H1 से सबसे बड़ा दिखता है, यही है ना तुम लोगों का नजरिया, और H2 से सबसे छोटा दिखता है, मैंने थोड़ा तो उससे छोटा दिखता है। तो मेरा सवाल ये है कि अ, तो तुम जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो कि सही बोल रहे हो युवराज? ये लोग जो बोल रहे हैं, तुम भी उन्हीं के भाई हो, मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि H1 लिखने से थोड़ा सा बड़ा दिखता है और H2 लिख देने से थोड़ा सा छोटा दिखता है। ये लोग सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सर वो हेडिंग के लिए बोल रहे हैं तो हाँ सही है कि अगर आपको हेडिंग दिखानी है तो H1 हेडिंग सबसे छोटी हाँ आउट द हाँ। कॉन्टेक्स्ट साइड में, और तो बाकी देखो, किसी बात अब पे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे कि अपन ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जैसे तुम लोगों का किसी भी जो गूगल लिस्टिंग करता है ना, गूगल लिस्टिंग जो तुम्हारा पेज का SEO होता है, तो गूगल लिस्टिंग होती है, तो वो ऐसा गूगल उसको ऐसे नहीं देखता है। वो क्या देखता है कि ये हेडिंग है और ये सब हेडिंग है। वो कैसे देखता है? तो सब हेडिंग मतलब उससे थोड़ी सी छोटी। किससे? H1 से। आपने H1 मतलब थोड़ी सी लार्ज हेडिंग दी है, और H2 थोड़ी सी आपने बोला कि थोड़ा सा छोटा करना है, तो मुझे सब हेडिंग बनाना है, तो सब हेडिंग के लिए क्या यूज करोगे? H2 यूज करोगे। उसकी सब हेडिंग बनाना है तो आप ऐसा यूज करोगे। तो गूगल की लिस्टिंग जब होगी वेबसाइट के केस में, तो वो ऐसे आपको ट्रेस करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आपके छोटे बड़े से उसको मतलब नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? है ना? अब मेरा सवाल है कि जैसे आपको फूटर बनाना है, तो आप ऐसा लिख सकते हो? नहीं लिख सकते? अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ, ऐसा लिख सकते हैं ना? ये लिख सकते हैं? हाँ, मतलब बना सकते हैं, इसमें CSS लगाएंगे तो फूटर बन जाएगा। तो फिर मेरा सवाल है कि ये सब फूटर टेक क्यों आया फिर भाई? ये भी तो हो सकता है। कुछ समझ पा रहे हो युवराज और पूजा और सुरभि? तुम लोग समझ मेरी बात को, क्वेश्चन समझ पा रहे हो तुम लोग? सर आया ना? तो ऊपर वाले से भी काम हो सकता है ना भाई, कि नहीं हो सकता? हाँ या ना? हो Yes. सकता है। तो फिर ये फूटर, हेडर, असाइड, आर्टिकल, ये क्यों आए टैग? ये HTML5 के टैग है, क्यों आए ये? ताकि सर गूगल में SEO हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा मतलब हो। मेरा बोलने का लिस्टिंग में आसानी होती है। यस। अब आप अगर देखोगे तो बोल्ड करने के लिए बी का यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग का भी यूज करते हैं, तो काम तो दोनों सेम ही करते हैं। तो फिर स्ट्रॉन्ग और बी में क्या डिफरेंस है? तुम बोलोगे सर काम तो दोनों सेम ही करते हैं, तो बनाने वाला पागल है क्या कि उसको फुर्सत में बैठा है वो कि चलो आज बी बना दिया, कल स्ट्रॉन्ग बना देता हूँ? मुझे तो बनाना है। ऐसा नहीं होता है। बी मतलब बोल्ड कर रहे हैं, लेकिन हम किसी चीज को स्ट्रांगली फोकस कर रहे हैं कि ये चीज मुझे अलग से दिखना चाहिए, तो हमने उसमें क्या करा, स्ट्रांग लगा दिया कि ये चीज स्ट्रांगली इम्फेसाइज होना चाहिए, मतलब स्ट्रांगली थोड़ी सी अलग दिखना चाहिए, थोड़ी सी विड्थ वाली दिखना चाहिए, थोड़ी सी बोल्ड टाइप दिखना चाहिए। तो हमने पहले बोल्ड लगाते थे, अब क्या लगा दिया, स्ट्रांग लगा दिया। मतलब इस वर्ड पे हमारा इम्फेसाइज थोड़ा सा ज्यादा है, हमको इसको हाईलाइट करना है। और हाईलाइट करने का फॉर्मूला ये होगा कि जब हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो जब हम उनमें CSS लगाएंगे, तो वो चीज हमें अलग से दिखेगी।
तो हमको उसको सीएसएस लगाने में थोड़ी सी इजी पड़ जाएगी। जैसे कैसे, अगर से मान के चलो इस चीज को मेरे को यहाँ पे 6 लिखना था, 6 को मैं कैलकुलेट करना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिख दूंगा, दिख रही है तुम्हें यहाँ पे, ये कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 6 को ज्यादा इन्फेक्ट मतलब ज्यादा फोकस किया है मैं, कि मेरा 6 जो है वो ज्यादा क्या दिखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वे में दिखना चाहिए। बोल्ड लिख दूंगा तो मतलब सीएसएस लगाने में क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि बोल्ड के साथ नहीं लगा सकते। क्लियर कि नहीं है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया वो जो आपके HTML5 के भी जो बनाए गए हैं वो स्ट्रांगली रिकमेंडेशन के थ्रू बनाए। ऐसा नहीं कि आपको आर्टिकल लिखना ही पड़ेगा। मैं ड्यू के अंदर भी आप यहाँ पे स्पेन भी लिख सकते हो। ड्यू के अंदर स्पेन क्यों लगाते हैं भाई? ये पैराग्राफ लिखा ना आपने। अच्छा, एक और बात मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अभी मेरे को यहाँ पे पैराग्राफ में थोड़े से वर्ड चाहिए, दिख रहा है तुम लोगों को? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा पी, ऐसा लिखूंगा, पहले क्या लिखूंगा, लॉरेम, कितने वर्ड चाहिए, 20, इंटर कर दूंगा। तो ये चीज आपको आना चाहिए। अब ये आपको थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि स्क्रीन थोड़ा सा बाहर निकल गई, सारे वर्ड नहीं दिख रहे, तो आप व्यू पे जाओगे, व्यू पे जाके वर्ड रैप कर दोगे तो सारे एक साथ दिखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए शॉर्टकट्स, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। क्लियर है? तो कैसे लाया है मैं बड़ा पैराग्राफ? जैसे मेरे को 40 लाइन का पैराग्राफ चाहिए, तो क्या करूं, पी लिखूं, देखो पी लिखूं, ऐसा ब्रैकेट बनाऊं, क्या लिखूं, लॉरेम, क्या लिखूं, 40, क्या आ गया? क्लियर है भाई कि नहीं है? क्लियर है? तो आप लोगों का जो देखने का नजरिया है HTML को अलग है, लेकिन गूगल जो देखता है वो अलग तरीके से देखता है। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा, और आपको गूगल के नजरिए से काम करना पड़ेगा। आपको कहीं भी कुछ भी, ये ड्यू है, अभी हमने कुछ HTML के बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन हम एक सोच के बारे में बात कर रहे हैं कि आपकी सोच क्या होना चाहिए HTML को लेके भी। आपकी सोच वैसी नहीं होना चाहिए। वैसे तो हम HTML में सारी बात करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग ने हेडिंग की बात करी, कितनी हेडिंग्स होगी, H1 H2 H3 H4 H5, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये हमने लिखा है तो यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब हमारी पूरी जर्नी में जब भी हमें HTML टेक्स्ट शो करना होगा, टेक्स्ट लिखा हुआ टेक्स्ट हो, तो हम काय में देंगे, उसको पैराग्राफ में दे देंगे। और हमको ड्यू, जैसे ड्यू क्या रहता है, चीजों को बाइफरकेट करने के लिए रहता है। बाइफरकेट करना मतलब क्या है कि जैसे पूरी वेबसाइट है, कि आपकी पूरी वेबसाइट है ना, ये आपकी पूरी वेबसाइट बनी है, मान ये पूरा पेज मान के चलो, ठीक है। इसको अलग अलग सेक्शन में करना है तो अलग अलग क्या बनाना पड़ेंगे, ड्यू बनाना पड़ेंगे, कि ये इतना इतना जो है कि भाई ये अलग चीज हो जाएगी, यहाँ पे ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। तो आपने कितने ड्यू बना दिए, 4 ड्यू बना दिया ना आपने, अलग अलग क्या कर दिए, पार्टीशन कर दिए। इसके अंदर भी आपको कुछ सेग्रीगेशन करना है तो आप क्या लगा दो, स्पेन टेग लगा दो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया कि ड्यू तो लगाया हुआ है, ठीक है। ये जैसे मान के चलो ड्यू में इतने इतने पार्ट को सेग्रीगेशन करना है तो आप क्या लिख दो, स्पेन लगा दो। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपको छोटे से पार्ट को सेग्रीगेशन करना है, ये तो आपने इतने इतने पार्ट को क्या कर दिया, सेग्रीगेशन कर दिया। क्लियर कि नहीं आया समझ में, कि भैया मैं तो इतने इतने पे ही काम करूंगा, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि आपके पास ड्यू में बहुत सारा है, लेकिन उसके अंदर भी छोटा पार्ट कन्वर्ट करना, तो आप क्या करोगे, स्पेन कर दो, ड्यू मत बनाओ फिर उसको। अब स्पेन से क्या कर दो, उसको थोड़ा शॉर्ट कर दो, ताकि उत्ते उत्ते भी क्या करोगे, इम्फेसाइज कर लोगे। सवाल यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने H1 लिखा है ना, और मैं ये लगाना भूल गया, तो मतलब आपकी HTML के सबसे अच्छे तरीका तो कि कोई भी टैग आप ओपन करोगे। अच्छा, टैग का मतलब क्या है, पहले तो ये सवाल यहाँ से होता है, व्हाट डू मीन बाय टैग? आप ऐसा टैग लिख रहे हो, ये क्या है, टैग है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हेलो लिखा, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से लिखना भूल गया और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे, ये मेरे उसमें क्या है कि ये थोड़ा सा मैंने बहुत सारे एक्सटेंशन डाल रखे हैं तो उससे मुझे इशू, हाँ
ये मैंने लिख दिया, ठीक है, मैंने क्लोज नहीं करा, तो हमारी HTML कभी भी एरर नहीं देगी। बट आपको ध्यान रखना है कि कोई सा भी टैग हो, आपको क्लोजिंग करने के बाद उसको डालना है। कुछ टैग ऐसे होंगे जो क्लोजिंग नहीं होगा, जिनको आप क्लोज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप ये लिखोगे, एरर आने वाली नहीं है। दिख रहा आप? जबकि मैंने कुछ क्लोज, ये से यहाँ पे इसको ये देख रहा आप, मैंने एरर उसको क्लोज नहीं किया है, लेकिन आपको क्लोज क्या करना है, या आपको आदत डालना है कि आपको क्लोज करना ही करना है, ठीक है, तो आपको हमेशा क्लोज करना ही करना है। अगर जैसे कुछ टैग ऐसे होंगे जिनमें क्लोजिंग नहीं होगी, तो आपको उसको सेल्फ क्लोज आपको करना पड़ेगा। सेल्फ क्लोज कैसे करोगे आप? जैसे मान के चलो BR टैग जो है, जैसे आपने मान के चलो कि पी पैराग्राफ बनाया आपने, बहुत आपको पोएम बनाना है, तो पोएम कैसे लिखते हैं? पी लिख दिया, है ना, आपने लिख दिया दिस इज माय फर्स्ट लाइन, यहाँ पे आपने फर्स्ट लिख दिया, आपने पी लिखा, दिस इज माय सेकंड लाइन, जो भी आपने लिखा, ऐसा आपने 3-4 लाइन आपने ऐसे लिख दी। मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपने लिखा यहाँ पे थर्ड, आपने लिखा यहाँ पे फोर लिखा आपने। अब आपको तो पोएम बनाना दिया, आपको क्वेश्चन दिया है, क्योंकि आपने क्या बोला कि आपकी HTML आपकी वेबसाइट को स्ट्रक्चर्ड करेगी। क्या करेगी? तो आपने क्या बोला था कि भैया मुझको ना किसी एक पोएट्री के लिए वेबसाइट बनाना है, जो आर्टिस्ट लोग हैं उनके लिए वेबसाइट बनाना है, तो वो जो पोएम लिखते हैं उस पोएम को मुझको अपने डिस्प्ले पे दिखाना है। तो आप क्या लिखोगे? ऐसा पी ग्राफ में आप पोएम लिख दोगे, क्योंकि पोएम लाइन बाय लाइन होती है। तो हमने बोला कि हम शायद हमको सिखाया था कि हमको कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो हम लोग पैराग्राफ पे लिख देंगे, तो हमने लिख दिया। अब हम उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट हम लोग करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आप देखोगे तो ये ऐसी ये दिख रही, आपको समझ में आ रहा है? तो आप लोग क्या करोगे कि इस आपने कहीं कहीं आपको स्पेस लगाना है, कहीं आपको, जैसे मैं यहाँ पे अगर मान के चलो बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख दूंगा यहाँ पे, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे मैंने लॉरेम लिखा, पी, ये मैंने लिख दिया है ना, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंटर कर दिया, तो वहां आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका जो पैराग्राफ टैग है वो कैसे ऐसा है, वो लाइन बाय लाइन तो एग्जीक्यूट हो नहीं रहा है। तो आपने क्या करा कि भाई मुझे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ, लाइन को क्या कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ। तो लाइन को ब्रेक करने के लिए आपके पास में उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, तो आप खुद को क्लोज करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे BR देना पड़ेगा, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, लाइन चेंज हो जाएगी। फिर आपको वापस चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे BR दोगे, ये लाइन चेंज हो गई। पर सवाल है कि ये भी तरीका सही नहीं है ना सर, ऐसे कितने BR लगाएंगे हम लोग, ऐसे कितने BR लगाए? तो यहाँ पे सबसे तो बढ़िया क्या करो, प्री टेक का यूज कर दो। लिखना पैराग्राफ ही है, लेकिन आपने क्या लिख दिया, प्री। प्री मतलब कि जैसा भी स्ट्रक्चर दोगे वैसा आ जाएगा। आपने बोला कि भाई नहीं, यहाँ पे BR हटाता हूँ मैं, जैसा लिखूंगा वैसा आ जाएगा, आप देखोगे वैसा आ गया, ठीक है। जब आपको आपको मतलब HTML को कैसे देखना है, स्ट्रक्चर्ड वे में देखना है कि कैसा स्ट्रक्चर मुझे डिजाइन करना है, वो मैं काय के थ्रू दूंगा, HTML के थ्रू दूंगा। समझ में आया इतनी बात? अब इस वेबसाइट को, फेसबुक को वापस देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये मतलब क्रिएट न्यू अकाउंट और लॉगिन का बटन दिख रहा है अपने को, एक बटन छोटा है एक बटन बड़ा है ना, एक का बैकग्राउंड ब्लू है एक का बैकग्राउंड ग्रीन है, किसी का फर्स्ट लेटर क्रिएट का C बड़ा है, न्यू छोटा है, अकाउंट लॉगिन का L बड़ा है, ऐसा है। तो ये क्या करिए, हमने CSS लगाई है। क्या लगाई है? CSS मतलब उसको क्या करा, डिजाइन किया हमने। किसी ने बोला कि नहीं ये जो बटन है ये स्क्वायर नहीं चाहिए, राउंडेड फॉर्म में चाहिए, तो उसको राउंडेड कर। किसी ने बोला कि कलर जो है वो टेक्स्ट का वो मुझे ब्लू नहीं चाहिए, मुझे रेड चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, वहां पे CSS लगा देंगे। मतलब आपको डिजाइनिंग। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, आप बिलीव करना मेरा, मैं आपको एक रिएक्ट का कोड दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एक कोड दिखाने की कोशिश कर दूँ।
मेरा कोड अगर होगा तो मैं तुमको दिखाता हूँ आपको। आरडी क्यों नहीं, पर नॉर्मल ले लेते हैं। यूजर्स में वेक्टेड, हाँ ये खोलते हैं ना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे स्ट्रक्चर में, है ना, तो यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे दिख रही है इंडेक्स डॉट सी एस एस दिख रही है यहाँ पे, और एप डॉट सी एस एस लिखी हुई है ना। तो आप मानो नहीं मानो, कितने ही बड़े डेवलपर हो जाओ, कितने ही बड़े, इवन दो आज के समय में मटेरियल यूआई के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मटेरियल यूआई है, प्राइम रिएक्ट है, कार्बन कंपोनेंट है, जो कि हमको डिजाइनिंग बनाने में हेल्प करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कि मटेरियल यूआई कब यूज करना है, बूट स्ट्रैप है, कब कब क्या क्या यूज करना है। लेकिन आप कितने ही अच्छे डेवलपर हो जाए, आपको सीएसएस लिखना पड़ेगी, आपको कस्टम सीएसएस लिखना ही पड़ेगी। अब बिना सीएसएस के ये सोचते हो कि पूरी वेबसाइट हम डिजाइन कर देंगे, तो इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर फेसबुक, ये हमारे रिएक्ट है, रिएक्ट का मेंटेन और डेवलप बाय फेसबुक है, वो भी अपनी कस्टम सीएसएस यहाँ लिख रहा है, तो मतलब सीएसएस की जरूरत आपको पड़ेगी। तो अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, जिन लोगों ने यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर बन रहे हैं, उनको सीएसएस और जावास्क्रिप्ट अगर अच्छी से आ गई, तो अब मेरा बिलीव करना है कि आपको इंटरव्यू में कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन चालू होगा आपका एचटीएमएल से। सीएसएस से 90% क्वेश्चन आपके होंगे। डिस्प्ले पूछेगा, पोजीशन पूछेगा, फ्लेक्स प्रॉपर्टी पूछेगा, मीडिया क्वेरी पूछेगा, वो सारी चीजें पूछेगा। ठीक है, जब तक आप ये चीजें नहीं करोगे, मतलब आपको ये चीजें करना पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीएसएस में पारंगतता होनी ही पड़ेगी। तो आपको सीएसएस पे भी उतना ही ध्यान देना जितने ही हमको जावास्क्रिप्ट पे ध्यान। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि भाई जितने भी हम लोग अगर फेसबुक का पेज भी देख रहे हैं, तो फेसबुक के पेज में अगर हम बटन को देख रहे हैं कलर किया हुआ है, तो ये सब हम कैसे करेंगे? सीएसएस से करें। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम लोग फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं अगर आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे कुछ ये यहाँ पे ऐसा बॉर्डर बन गया है और एक सिंबल आ रहा है अलर्ट का, अलर्ट टाइप का, और वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे भरो, आपने नहीं भरा है, तो ये फंक्शनलिटी है। तो ये सब टाइप्स होगी जावास्क्रिप्ट से होगी। और जावास्क्रिप्ट सिर्फ आपके वैलिडेशन लगाने तक ही संभव नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके सिर्फ वैलिडेशन लगाऊंगा, तो अब वो जमाने गए। जावास्क्रिप्ट से पूरी फंक्शनलिटी हमको डायनेमिकली लिखना पड़ेगी, पूरी। हमको डायनेमिक सीएसएस लिखते भी आना चाहिए, हमको डायनेमिक एचटीएमएल लिखते भी आना चाहिए। क्योंकि सवाल क्या होगा कि अगर मान के चलो कि कुछ पेज आपके स्टैटिक है, तो आपने बोला कि बटन के क्लिक करने पे ये पेज को आप ओपन कर देना, तो आपका स्टैटिक पेज ओपन है। पर यहाँ आपका सवाल है कि भाई ये नहीं, ये पेज बना के दे देना, तो आप कैसे बनाओगे? तो आपको डायनेमिक लिखते भी आना चाहिए। डायनेमिक सीएसएस हम लोग डिस्कस करेंगे, डायनेमिक सीएसएस कैसे लिखेंगे, कैसे डायनेमिक पेज को रेंडर करते हैं, वो हम सारा डिस्कशन करने वाले हैं। उसकी टेंशन वाली बात नहीं, हम लोग जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे पूरा डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपने बोला है कि हमने बटन पे क्लिक करा और हमको एक अलर्ट मैसेज आ जाए, जैसे यहाँ पे आ गया है, आप देख रहे हो कि उसने बोला व्हाट इज योर नेम। तो ये जो चीजें हो रही है किसके थ्रू हो रही है? जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रही है। जहाँ पे फंक्शनलिटी लगाने की बात आएगी, वहां पे आपको जावास्क्रिप्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ वैलिडेशन ही जावास्क्रिप्ट नहीं है, मैं बार बार आपको बोलना चाह रहा हूँ। आप ये मत सोचिएगा, क्योंकि अगर आपको वैलिडेशन लगाना है, तो मेरे पास में ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, लाइब्रेरी को यूज करना है, आपके वैलिडेशन लग जाएंगे। तो आपको इस लेवल पर सोचना ही नहीं कि मैं जावास्क्रिप्ट काय के लिए यूज करूंगी वैलिडेशन की, क्योंकि मेरे पास में लाइब्रेरी है, मैं लाइब्रेरी का यूज करूंगा। फॉर्मिक का बहुत सारी नंबर लाइब्रेरी है मेरे पास में, यूज फॉर्म करके आप 2 मिनट लिखोगे, अपना वैलिडेशन खुद ही लिखा जाएंगे। ठीक है, तो आपको लाइब्रेरी मतलब आप ये मत समझिएगा कि मतलब जावास्क्रिप्ट में सिर्फ क्या करूंगा कि भाई यही करूंगा। जावास्क्रिप्ट का इंपॉर्टेंट यूज है। जावास्क्रिप्ट में खासकर हमको अरे के और स्ट्रिंग पे बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से काम करना है। डेट ऑब्जेक्ट, मेथ ऑब्जेक्ट पे अच्छे से काम करना है, क्योंकि इनकी मेथड्स हमको काम आएगी। क्लियर है? तो आपको ध्यान समझ में आना कि जावास्क्रिप्ट का वेटेज कितना है। मेरी बात क्लियर है? कोई डाउट? अगर हम एचटीएमएल की बात करें, तो आपने बोला कि जैसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, यही आप लोगों ने बोला। ठीक है,
दूसरी बात, हम लोग ये वापस अपने फोल्डर पे आ जाते हैं। ये हम लोग अपने फोल्डर पे आ जाते हैं, ठीक है, वेरी गुड। हम लोग अपने फोल्डर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि भाई जैसे, हाँ, मैं थोड़ा सा ये भी बात कर रहा था, अपना फेसबुक का जो पेज था, अपन यहाँ पे कोड करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ये थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ उसको। कौन सा डॉक्यूमेंट है, पढ़ो जरा ऊपर। डॉक्यूमेंट HTML है ना, मतलब ये ब्राउजर को क्या बता रहा है, ये कौन सा पेज है, HTML पेज। हमने ब्राउजर को बताया है कि ये कौन सा पेज है, तो हमने जो पेज खोल कर रखा कौन सा पेज है, फेसबुक का है, लेकिन कौन सा पेज, HTML पेज। समझ में आया? तो हमने ब्राउजर को बताने के लिए यहाँ पे लिख के रखा है, लाइन नंबर फर्स्ट में हम देख रहे हो, index.html में क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, ये HTML लैंग्वेज, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हमने बताया कि कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इंग्लिश यूज कर रहे हैं। मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8, अगर आपको मान के चलो कि आपको इमोजी यूज करना है अपने HTML में, तो हम कौन सा यूज करेंगे, 16 का यूज करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहा हूँ मैं, UTF क्या यूज करोगे, ऐसे बहुत सारे UTF होते हैं, ऐसे बहुत सारे क्या होता है UTF। जैसे आपको इसके बारे में और जानकारी लेना है कि सर ये मेरे को मेटाटेक के बारे में और पढ़ना है, तो हम क्या करते हैं, मेटाटेक MDN। समझ में आया? इस मेटाटेक के बारे में आपको और जानकारी मिलेगी, थोड़ा आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे लिखा रहता है कंटेंट किस टाइप के हैं, है ना, ऐसे n नंबर ऑफ जानकारी रहती है। जैसे यहाँ पे ये पे लिखा हुआ है आपका व्यू पोर्ट, तो इसका मतलब ये है कि किस टेबलेट पे कैसा दिखेगा। यहाँ पे लिखा ना कंटेंट विड्थ कितनी होगी, इनिशियल स्केल कितनी होगी, तो ये आपका क्या बता रहा है कि मेटाटेक मतलब कि डेटा अबाउट डेटा, ऐसी जानकारी जो HTML मतलब दिखाने के लिए जरूरी नहीं, लेकिन आपके सर्वर को बताने के लिए जरूरी है, या आपके डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं, डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्लाइंट के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि क्लाइंट को ये चीजें दिखने वाली नहीं है। आपकी क्लाइंट को कौन सी चीजें दिखेगी, जो बॉडी में लिखी हुई है, लेकिन ये किसको बताने की जरूरत है, आपके सर्वर को, कि मैं UTF-16 यूज कर रहा हूं, मतलब वो समझ जाएगा कि ये इमोजी भी यूज करेगा। ये EN लिखा है, मतलब लैंग्वेज कौन सी, इंग्लिश, तो ये कुछ और भी आपने कुछ चेंज करा, ये कुछ और भी यूज कर सकता है। समझ में आ रहा है? इसलिए वो क्या है, मेटाटेक मतलब क्लाइंट के नजरिए से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सर्वर के नजरिए से वो इंपॉर्टेंट, हमको उसको बताना पड़ेगा कि ये चीजें मैं यूज करने वाला हूँ। क्लियर डाउट? आपको फेविकॉन यूज करना है, फेविकॉन मतलब कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंबल दिख रहे होंगे, ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये सबके सिंबल दिख रहे होंगे, आपको दिख रहा है, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो उसका वो दिखता है, तो आप यहाँ पे फेविकॉन यूज कर सकते हो। पूरे HTML में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, वो जो आपके HTML डॉक्यूमेंट है ना, उसके 2 ही चाइल्ड है बस। ये आपको हटा देता हूँ मैं, ये तो अलग से बनाया हुआ है। ये 2 चाइल्ड इंपॉर्टेंट है। कौन से 2 चाइल्ड है, ये कौन से, एक हेड और एक आपका बॉडी, ये आपका 2 चाइल्ड मेन है। अब इसके अंदर आप सब चाइल्ड बनाते रहो, जैसे हेड के अंदर मैंने क्या बना दिया, टाइटल बना दिया, तो वो आपको, आप वो इशू नहीं है, आप कितने ही सब चाइल्ड बना दो आपके ऊपर, लेकिन मेन जो उसको समझने वाले स्ट्रक्चर हैं वो 2 ही हैं। आप क्या लिखोगे, पहले बता दो कि HTML डॉक्यूमेंट है, HTML डॉक्यूमेंट के आपका क्या बताना, हेड और आपका लिखोगे बॉडी। आपको जब हम CSS लिखेंगे या जो जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, वो ज्यादातर हम काय में लिखेंगे, हेड टैग में लिखेंगे, क्योंकि अगर आप अपन जो अपना मेन React का पेज खोलेंगे, तो वहां जब आपकी लिंक इंटीग्रेट करोगे थर्ड पार्टी, या आपका CSS के लिंक इंटीग्रेट करोगे, तो काय में करोगे, आप हेड सेक्शन में ही करोगे। इतनी मत क्लियर है आप लोगों को? तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में 2 ही चाइल्ड है, कितने, कौन से, एक हेड, तो जो आपके काम का HTML में कौन सा काम का है, बॉडी सेक्शन। अभी आपको हेड का यूज नहीं है, क्यों, जब हम इसमें CSS इंटीग्रेट करेंगे,
या जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी लगाएंगे तो हम काय का यूज करेंगे। वैसे हम बॉडी में भी स्क्रिप्टिंग लिख सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, वो टॉप टू बॉटम अप्रोच में पहले ऊपर से पढ़ लेता है। हम देखेंगे कि बॉडी में लिखना अच्छी बात है कि आप हेड सेक्शन, जैसे आप स्क्रिप्टिंग यहाँ पे भी लिख सकते हो। कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे आप सॉरी मैम, ये यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। कहाँ पर? दोनों में डिफरेंस हमको समझना पड़ेगा कि वहां लिखेंगे तो क्या होगा और यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा। तो हमको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी लिख दिया कि सर फिर वो होगा क्या, आप स्क्रिप्टिंग तो लिख दोगे, फिर आप बोलेंगे सर ये अप्लाई नहीं हो रही है। तब तक समझना पड़ेगा कि जब आप कोडिंग करोगे तो सामने वाले से आप पूछो कि क्या प्रॉब्लम आ रही, बोले यार सर स्क्रिप्टिंग तो लिख रही है, अप्लाई नहीं हो रही है। तब पूछेंगे कहाँ लिखी उसको, तो बोलेंगे हेड में लिखी। तो अपन को पढ़ना पड़ेगा कि यार हेड में लिखेंगे तो ये समस्या आती है, उसको बॉडी में लिख। बॉडी में लिखेंगे तो ये समस्या आती है, उसको हेड में लिख। ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर है तुम लोगों को? कोई इशू? दूसरी बात, यहाँ पर जब हम लोग, जैसे हम लोगों ने H1 टेक पढ़ा, H1 टेक में हम लोगों ने हेलो लिखा, तो यहाँ पर हम लोग जो ये जो हमने पूरा H1 लिखा है, और H1 से में H1 के बाद में हेलो लिखा है, और हेलो के बाद में H1 को हमने क्लोज किया है ना। तो आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि इसमें से HTML एलिमेंट कौन सा है, तो आप क्या जवाब दोगे? H1 है, तो H1 क्लोजिंग के साथ में HTML है, हेलो भी HTML एलिमेंट है, क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरे HTML एलिमेंट है। ये पूरा ही क्या है, जो आपने HTML लिखा है, आप कुछ भी लिखो, पी लिखो, उसके अंदर आपने कुछ भी लिखा, उसके बाद आपने पी टैग को क्लोज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे पी लिखा आपने, है ना, और आपने उसको क्लोज कर दिया, ऐसे ये आपने क्लोज कर दिया, तो आप तो पूछेंगे HTML एलिमेंट क्या? आप बोलेंगे पूरा है। आप बोलेंगे इसके एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट क्या मतलब कि भाई जैसे टाइटल क्या इसका एट्रीब्यूट है? अच्छा, अभी मेरे सब क्वेश्चन इंटरव्यू कर रहे हैं अपन। सर, इट इज कंपल्सरी टू गिव एन एट्रीब्यूट टू एवरी HTML एलिमेंट। क्वेश्चन समझना। क्या क्या बोला मैंने? क्या बोला कि हर HTML एलिमेंट को एट्रीब्यूट देना जरूरी है क्या? एट्रीब्यूट मतलब उनको कुछ विशेषताएं देना जरूरी है क्या? हाँ या ना? आप बोलेंगे सर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है ना। जैसे जो H1 टैग है, H1 टैग, इसमें एट्रीब्यूट का टाइटल टैग है। आप दोगे तो भी चलेगा, आप नहीं दोगे तो भी चलेगा, बट यदि आप एंकर टैग का यूज करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्योंकि आपको लिंक बनाना है, तो लिंक बनाना है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? HREF लिखोगे, है ना। तो HREF देना कंपलसरी है कि नहीं कंपलसरी है? कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने HREF नहीं दिया तो उसको ये रेफरेंस नहीं पता लगेगा कि वेबसाइट ओपन होने के बाद में कौन सा पेज खुलेगा। तो फिर आपका एंकर टैग बनाने का सेंस कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि एट्रीब्यूट देना यहाँ पे कंपलसरी है। तो आपको ये बोलना है सर ऐसा, इट इज नॉट कंपलसरी टू गिव एन एट्रीब्यूट टू एन एवरी HTML एलिमेंट, बट किसी में कंपलसरी भी है। तो वो पूछेंगे ऐसे किस किस में कंपलसरी है, कुछ टैगों के नाम बता सकते हो क्या? तो बोलेंगे सर हाँ सर एंकर टैग कंपलसरी है, अगर HREF नहीं लिखेंगे तो मतलब हम कहाँ कौन सा पेज खुलवाना है बता नहीं सकते, कौन सा डॉक्यूमेंट खुलवाना है बता नहीं सकते। तो आपसे पूछेगा कि भाई यहाँ पर और कौन से टैग होते हैं HREF के साथ में, और कोई टैग है? सोर्स क्या है मतलब? सोर्स SRC इमेज के साथ में? नहीं, मेरा सवाल है कि एक चीज होती है कि आपका जो मतलब आपने यहाँ पे टारगेट लिख रहे, देखो यहाँ पे एट्रीब्यूट आ जाएंगे, दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे टारगेट है, तो टारगेट एट्रीब्यूट कंपलसरी है क्या?
इसे मैंने लिखा अंडरस्कोर ब्लैंक, तो अंडरस्कोर ब्लैंक अब किसी की रिक्वायरमेंट आ गई कि देखो भाई, यहाँ पे सुनो ना मेरी बात, जैसे अपन यहाँ पे ये पेज खुलवाते हैं कि मैं जब है ना यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि मुझे हेलो का ये खुलवाना है, जब भी मैं फेसबुक पे क्लिक करूं यहाँ पे अपन इसको ओपन कर, अच्छा मैंने वेब सर्वर बंद कर दिया क्या, तो ये बात हम लोग डायरेक्ट खोल लेते हैं। ये खुला, आपका फेसबुक खुल गया। अब जैसे मैंने इसको लिंक बनाया, मतलब यहाँ पर अपन HREF में क्या देकर रखा है कि जैसे मैं फेसबुक पे क्लिक करूं तो ये वाली लिंक ओपन कर देना फेसबुक की, जो HREF में लिखा है वो वाली लिंक ओपन कर देना। तो मैंने ओपन कर दी, यहाँ पे मैंने किसी क्लिक करा तो ओपन हो गया। तो ओपन कहाँ हुआ, नेक्स्ट स्टेप पे, उस स्टेप पे नहीं हुआ, उस स्टेप पे होता मतलब सेल्फ लगाना पड़ता। क्या लगाना पड़ता, सेल्फ, कि भैया मुझे नेक्स्ट पेज पे नहीं खुलवाना है, नेक्स्ट स्टेप पे नहीं खुलवाना, मुझे तो सेम पे खुलवाना। तो एट्रीब्यूट क्या लगाओगे, सेल्फ। टारगेट ब्लैंक मतलब नेक्स्ट स्टेप पे खुलवाना है, पेज तो सेम है पर टेब नहीं ओपन करना, वहां ओपन करना। क्यों, क्योंकि ये पेज भी दिखना चाहिए और वो भी दिखना चाहिए। अगर सेल पे खुल जाओगे तो पुराना पेज क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात, क्यों क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो सवाल वैसे हम इसको करेंगे, तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या जरूरी है कि उस पर मतलब ये वाला लगाना जरूरी है, ये सेल्फ लगा दिया। अब ओपन करते हैं तो देखना, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन बोलने का मतलब है क्या जरूरी है कि टारगेट देना जरूरी है, हाँ या ना। नहीं, तो ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है, ये रिक्वायरमेंट डिपेंड है कि नेक्स्ट पे खुलवाना है कि नहीं, क्योंकि सेल्फ पे खुलवाना है। तो ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है, ये सेल्फ पे। ठीक है, मेरी बात क्लियर है इतना। तो मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि आपको दो बात ध्यान रखना HTML में जब पढ़ोगे, कि आपका स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि छोटा करना बड़ा करना तो ये लगा दूं वो कर दूं, ऐसा नहीं करोगे। आपको प्रॉपर होना चाहिए कि सब हेडिंग देना तो मेरे को ये लगाना है, एंकर टेक लगाना तो ये लगाना है, नेक्स्ट पेज पे खुलवाना तो ये करवाना है, इमेज लगाना तो ये लगाना है, उसकी विड्थ हाइट देना तो इतनी देना है, पिक्सल में होना चाहिए, JPG में होना चाहिए, PNG में होना चाहिए, PNG में होगा तो क्या होगा, JPG में होगा तो क्या, कैसा, हमको सब बातों का पता होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई कि नहीं है, क्लियर है। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो हम पूछ सकते हैं, है ना, कुछ भी ऐसा लगता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग इसी वे में पढ़ेंगे, जैसे इंटरव्यू का क्वेश्चन करेंगे, जैसे कल हम लोग फुल फ्लैश पे चीजें चालू करेंगे बनाना, काम भी करना स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे उनको बनाएंगे, उस पर हम लोग टारगेट करेंगे, तुमको ही बनाना है, मैं काम दूंगा उसको बनाना है, तुम लोग को बना बना के दिखाना है। तो हम स्ट्रक्चर बनाना हम लोग चालू कर देंगे, ठीक है। और कोशिश करना है कि साथ में जो जो चीजें हम लोग यूज करें उसको तुम लोगों को बना बना के देखते चलना है, ताकि तुम लोगों को कोई इशू नहीं है। क्लियर है, जो भी क्वेश्चन देंगे उसको बनाते चलना। हाँ, HTML जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा CSS हम लगाएंगे, सिर्फ काम पुरता चेक करने के लिए कि HTML दिखेगी कैसे। क्लियर है, तो थोड़ा सा लगाएंगे, फिर CSS को मेन डिटेल भी पढ़ेंगे, ठीक है। मैं एक और बात बता रहा हूँ, जब HTML5 हम पढ़ेंगे तो HTML5 जब हम पढ़ेंगे तो वो काम हम नॉर्मल HTML से भी कर सकते हैं। तो आप फिर उस केस में ये नहीं बोलना कि सर ये तो हम कर सकते हैं। मैंने बोला कि जब गूगल लिस्टिंग होगी तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि गूगल लिस्टिंग उसकी वैसी करेगा। आप एक ड्यू में 10 ड्यू बना दोगे, उसके अंदर पैराग्राफ बना दोगे, उसके अंदर हेडिंग बना दोगे, वैसे भी काम चल सकता है। लेकिन आपको फूटर बताया तो मतलब बताया कि फूटर इसलिए बना है, हेडर बनाया तो बताया वो इसलिए बना हुआ है, तो आपको वो ईजी करेगा। क्लियर है, कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन, एनीवन प्लीज यू कैन आस्क। हेलो, एवरीवन प्लीज, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो। हेलो सर, तुषार समझ में आया? Yes, sir. ठीक है सर, ये क्लास रोज लगेगी ऑनलाइन? मतलब कोई बताओ ना, कौन पूछ रहा है मेरे को, वीडियो तो ऑन करो बेटा।
सर मैं पूछ रहा था हाँ बताइए। सर, क्लास ऑनलाइन रोज लगेगी इसी टाइम पे? हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है बेटा। आप ऑनलाइन प्रिफर कर रहे हैं कि ठीक ऑनलाइन है सर। ऑफलाइन? सर आप अभी ऑनलाइन तो प्रिफर कर रहे पहला हैं? डे है, तो अभी तो मैंने हाँ तो ऑनलाइन ही आपको प्रेफर जो कर रहा हूँ सर अभी तो। कोई इशू नहीं आएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जी। ठीक है, ऐसा कुछ भी इशू नहीं आएगा, मतलब कि ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों कर सकते हैं। ठीक है। जी और सर। कुछ क्वेश्चन किसी को? प्लीज आप पूछो, बिंदास पूछो, ताकि मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे पाऊंगा। ठीक है। ऐसा कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे माइंड में वो लोग बनाएंगे। ठीक है। पोस्टमैन का यूज करना सीखेंगे, पोस्टमैन कैसे चलाते हैं। ये देखो, सुनो तो, मेरी बात सुनो। पोस्टमैन दिख रहा है तुम लोगों को? तो यहाँ पर जब हम जैसे मान के चलो कि पोस्टमैन हम चलाएंगे, तो परम्स में क्या देते हैं, हेडर्स में क्या देते हैं, बॉडी में क्या देते हैं, टेस्ट में क्या देते हैं, रिस्पॉन्स आता तो रिस्पॉन्स में भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है। तो ये हमको सबको सीखना है ये चीज, कि एक एपीआई बनाएंगे। जैसे नीचे दिख रहा है कुकी, दिख रहा है ना, ये अच्छी स्क्रीन दिखी है, नीचे दिख रहा है तुम लोगों को? तो ये कुकी में क्या आता है, हेडर में क्या आएगा। ठीक है ना? तो क्लियर है, ये चीज हम सीखेंगे। हम ऊपर से परम्स में डेटा देंगे। तो ये जैसा आपने मान को डेटा पास करना है बॉडी में, है ना? तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है फॉर्म डेटा में क्या यूज करते हैं, एक्स www फॉर्म ये जो लिखा है ना, यूआरएल इनकोडेड में क्या देना है, रॉ यूज कब करना है, ये हमको सीखना है। क्योंकि जब हम नोड जैसी एपी बनाएंगे, तो ये कोई फालतू में नहीं दिया हुआ है कि ये बस दिया हुआ तो दिया हुआ, तो इसका मतलब समझना पड़ेगा कि कब हमें फॉर्म डेटा का इस्तेमाल करना है, कब हमें रॉ का यूज करना है ना? तो जब तुम फॉर्म भरोगे, और फॉर्म भरने के टाइम पे तुम्हें कुछ इमेजें लगेगी, लगेगी कि नहीं लगेगी? तो इमेजें कैसे यूज करोगे? तो यहाँ पे तुम्हें तो एपीआई टेस्ट करना है। एपीआई मतलब क्या होता है, दिख रही है तुम्हें? देखो मैं तुमको एपीआई दिखाता हूँ, एक एपीआई ये दिखाता हूँ तुमको। सामने वाला क्या करेगा वो बताता हूँ ना। हमारे बैकएंड डेवलपर का काम क्या होता है, और हम लोग ये एपीआई खुद बनाएंगे। जैसे मान के चलो कि मुझे ना 10 यूजर का डेटा चाहिए, तो ये फेक एपीआई है। अब ये मैं इसको क्लिक यहाँ पे, ये मैंने ये दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे? तो ये एपीआई है। ये एपीआई क्या कर रही है, 10 यूजर का डेटा दे रही है आप। तो ये एपीआई हम क्या करेंगे, डेटाबेस में 10 रिकॉर्ड होंगे, हम लॉजिक बनाएंगे। हम क्या करेंगे, ऐसा लॉजिक बनाएंगे कि जितने भी नंबर वो बोले कि 100 यूजर का डेटा चाहिए, तो वहां से कितने उठ के आना चाहिए, 100। पर दिखेगा ऐसे ही, ये दिखे आप वो जो आपका बैकएंड डेवलपर रहेगा, वो आपको क्या देगा, यूआरएल दे देगा ऐसे ही। वो आपको क्या करेगा, भाई ये रही तेरी यूआरएल, ये तेरी एपीआई है। तो वो तुमको बोल देगा कि मैंने एपीआई दे दी सर, इसको गेट की एपीआई दे दी। क्या बोलेगा, गेट की एपीआई दे दी। अब गेट की एपीआई मतलब ये पोस्टमैन दिख रहा है तुमको, यहाँ पे दिख रहा है? तो उसने क्या करा, यहाँ पे नहीं ओपन करी, यहाँ पे गेट लिखा और ये यूआरएल को पेस्ट कर दिया। ये आ गया रिकॉर्ड, दिखा तुमको यहाँ पे? दिखा? क्या उसने बोला 10 रिकॉर्ड आ गए, ये 10 के रिकॉर्ड है। देखो स्टेटस दिख रहा है हमें 200। अपन स्टेटस कोड पढ़ेंगे। 200 मतलब क्या, 201 मतलब क्या, 401 मतलब स्टेटस कोड से पता लग जाना चाहिए। 401 मतलब बेड रिक्वेस्ट, मतलब सामने वाला फ्रंट एंड से कुछ गलत भेज रहा है, उसको बोलना पड़ेगा। वो बोलेगा तेरी एपीआई नहीं चल रही है, तो बोलेंगे भाई एपीआई क्यों नहीं चल रही है, क्या आ रही है, स्टेटस कोड बता। बोले 401, बोलना भाई फ्रंट एंड से तू गलत भेज रहा है, भेजना था ये, भेज कुछ हो रहा है। तो मेरी एपीआई को 2 चीज चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड। तू भेज क्या रहा है, नेम और ईमेल आईडी। तो मैं कैसे दे दूंगा डेटा तुझे? तो तुम्हें स्टेटस कोड समझ में आ जाना चाहिए। 501 में का डिफरेंस है, ये अपन सब पढ़ेंगे। 200 आ गया मैंने सक्सेस, 201 आ गया तो क्या सर, 200 की रेंज काहे के लिए होती है? ये आ गया ना, डेटा पूरा दिख रहा है तुमको। अब ये सामने तुमने क्या करा, तुम सामने वालों को ये दोगे क्या, एपीआई, और तुम अपने पोस्टमैन पर टेस्ट कर लोगे, जिनको बैकएंड डेवलपर बनना है। वो क्या करेंगे, ये दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं मंगोडीबी का कंपास। यहाँ पे डेटा दिखेगा तुमको, दिख रहा है? यहाँ पे ये डेटाबेस बने हुए, किस नाम से डेटाबेस बने हैं, टेस्ट नाम से, दिख रहा है? यहाँ पे कॉन्फिग नाम से, एडमिन नाम से,
तो यहाँ पे डेटा है, ये डेटा है, यहाँ पे डेटा दिख जाएगा अपने को। ये डेटा अपन एपीआई बनाएंगे, मतलब लॉजिक लिखेंगे कहीं में, नोड जेएस में, एक्सप्रेस में, इस लॉजिक का यूज करेंगे। इस लॉजिक का यूज करके डेटाबेस से डेटा आ जाएगा, डेटाबेस से डेटा आएगा मतलब ये ऐसा डेटा आ जाएगा। कौन सा डेटा? ये वाला नीचे दिख रहा है तुमको। अपन ने यूआरएल हिट करी, अपन ने लॉजिक लिखा, यूआरएल बनाई, यूआरएल मतलब ये यूआरएल है। इसको टेस्ट करा अपन ने, जैसे सेंड करा अपना डेटा आ गया। अपन बोलेंगे सर मेरी मेरी एपीआई बन गई। अपन इस एपीआई को सर्वर पे क्या कर देंगे, डिप्लॉय कर देंगे। क्योंकि तुम बैकएंड डेवलपर, तुमने एपीआई बना दी, अब तुम्हें एपीआई किसको देना है? फ्रंट एंड डेवलपर को देना है। तो फ्रंट एंड डेवलपर तुम्हारी एपीआई को यूज करेगा कैसे? तुम उसको पेन ड्राइव में जाके तो दोगे ही नहीं, तुम उसको क्या करोगे, सर्वर पे क्या कर दोगे, डिप्लॉय कर दोगे। तो वो क्या करेगा, ये वो डिप्लॉय हो गई मतलब सर्वर पे सबको यूज कर लो। वो तुम्हारी एपीआई को लेगा और क्या करेगा, जैसे अभी देखो ये यहाँ पे ये दिख रही है, एपीआई दिख रही है यहाँ पे, है ना। मैं एक कोड लिखता हूँ, तुम ध्यान से देखना। मैं तुमको बताता हूँ मैं क्या करूंगा, हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट एंड डेवलपर क्या करते हैं वो बताता हूँ। वैसे तो फ्रंट एंड डेवलपर डिजाइन भी करते हैं, यहाँ पे आ गए फ्रंट एंड डेवलपर। अभी तुम लोग को कोड पे ध्यान नहीं देना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि फ्रंट एंड डेवलपर करेगा क्या। एबीए बन गई भाई अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बन गई, क्या करें। तो मान के चलो कि ये दिख रही है यहाँ पे, एपीआई दिख रही है तुमको, ये यूआरएल दिख रही है यहाँ पे लाइन नंबर 11 पे। ये वही यूआरएल है क्या, देखो दिख रही है, देखो वही यूआरएल दिख रही है। तो फ्रंट एंड डेवलपर ने क्या करा, एपीआई बनाई नहीं, उसने क्या करा, इस एपीआई का यूज करा। ये एपीआई क्या करेगी, ये डेटा दिखाएगी। अब तुम क्या बोलेगा कि मेरे को ये डेटा टेबल के फॉर्म में दिखना चाहिए, तुम क्या करोगे, एचटीएमएल वाले सबसे पहले क्या बनाओगे, टेबल। वो बोलेगा टेबल मेरे को पीछे से बैकग्राउंड क्या चाहिए, ब्लू चाहिए, एसी चाहिए, तो तुम क्या करोगे, सीएसएस लगा दोगे, डिजाइन रेडी है। अब क्या करना है, डेटा दिखाना है। एपीआई से डेटा आ गया, उसको टेबल में क्या करना है, शो करना है। शो करने का काम का लॉजिक कौन लिखेगा, जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे देखो लिखा होगा जावास्क्रिप्ट, ये दिख रहा है यहाँ पे, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके। इसको टेबल में दिखाना तो यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगी, ऐसी टेबल, ठीक है। और इस टेबल में आप लोग डेटा क्या कर दोगे, शो कर दोगे। तो मैं इस कोड के माध्यम से समझाना चाह रहा था कि कैसे बैकएंड डेवलपर देगा, कैसे फ्रंट एंड डेवलपर लगाएगा, कैसे एचटीएमएल लिखेगा। अब देखो यहाँ पे टेबल, ये टेबल लिख दो, टेबल काय में लिखेंगे भाई, वो तो एचटीएमएल में लिखना पड़ेगी ना। टीआर काय में लिखोगे, रो, टी डी, दिख रहा है तुम्हें, ये सारा तुम काय में लिखोगे। और वो जो डेटा आया है उसको यहाँ पे शो करना है। आपकी एपीआई क्या हो गई, इंट्रीगेट हो गई। कितनी देर का काम है, 5 मिनट का। कितने का काम है, 5 मिनट का। इसके कितने पैसे लोगे तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के, कितने पैकेज लोगे, 3.5 का पैकेज, 10 का पैकेज, 12 का पैकेज, जरा सा काम करने के। क्या करने के, क्या काम करने के, एपीआई बनाना है, फ्रंट एंड डेवलपर को देना है, वो भी तुम ही हो। फ्रंट एंड डेवलपर लेगा, लगाएगा और नमस्कार, आज का काम हो गया, घर जाएंगे। कितना आसान काम है ना, आसान काम है कि टफ काम है, आसान काम है। तो बंद कर दें फिर अपन इसको, तुम ही कर लेना, आसान काम है। तो सवाल है कि ये जितना आसान प्रोसीजर दिख रही है उतना ही आसान है, डरने की कोई जरूरत नहीं। अपन ये एपीआई बनाना सीखेंगे, डेटाबेस करना सीखेंगे, डेटाबेस में डालना सीखेंगे, एग्रीगेशन पाइपलाइन सीखेंगे, वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। तुम सारी एपीआई यूं टेस्ट कर लोगे और फ्रंट एंड पे चिपका भी दोगे, कोई बड़ी बात, ठीक है, क्लियर है। तो ये मेरा बताने का मकसद था कि ये हम प्रोजेक्ट्स में करेंगे, ठीक है। टेस्ट भी हम गिट पे चढ़ाना सीखेंगे। अब तुम बोलोगे सर चलेगा कैसे सर्वर पे, तो अभी तो अपने सिस्टम पे काम करोगे तो लोकल से टेस्ट कर लोगे, फिर तुमको सर्वर पे चढ़ाना सिखा देंगे, सर्वर पे चढ़ेगा कैसे एपीआई, कैसे तुम लोग यूज करोगे, ऐसा सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे। आई होप आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। कोई डाउट्स होंगे तो तुम बिंदास पूछो, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी इशू नहीं आएगा। हम बच्चों की तरह पूरी प्रोग्रामिंग मतलब पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स सीख लेंगे
बिल्कुल आसानी से सीख लेंगे। एपी बनाना भी सीख लोगे, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना भी सीख लोगे, अ, अच्छे से कोड लिखना भी सीख लोगे, बैकएंड भी सीख जाओगे, फ्रंट एंड भी सीख जाओगे। मेरी गारंटी है जो कोर्स अपन करेंगे, तुम किसी भी बंदे को बोलोगे कि मुझे 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो कोई भी आराम से मान लेगा। इतना लेवल का काम हम करेंगे, छोटे छोटे बारीक काम करेंगे कि पहले लॉगिन का पेज बना के दे भाई, ये करना तुमसे बनवाऊंगा। और मैं तुमको रिक्वायरमेंट बताऊंगा मेरी, कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जब वो लॉगिन का पेज करे तो पहले उससे पूछ लेना चाहिए कि भैया, पहले उसको बोल के जब लॉगिन का पेज गलत तो ईमेल आईडी डालेगा तो उसमें कैरेक्टर होना चाहिए, हम देखते हैं ना, कैरेक्टर होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, तो फर्स्ट लेटर ऐसा होना चाहिए, तो वो सब तुमसे बनवाऊंगा। मैं सिर्फ आइडिया दूंगा, जहाँ तुम फंसोगे तुम्हारी हेल्प में करूंगा। पर तुम लोगों को कोशिश ज्यादा करना है, तुम मुझसे कोशिश से क्या करना है, कम करवाना है। अगर मैं ही कोशिश करते रहूंगा तो मैं एक और कंपनी स्विच करके पैकेज ले लूंगा और तुम फिर मुझको देखते रहना। ठीक है, तो अपन कोशिश करेंगे कि पूरे सेगमेंट में, पूरे ड्यूरिंग द जितनी भी हमारी ट्रेनिंग होगी, हम बहुत अच्छे से, वो मेरा विश्वास करो, मैं सिखा दूंगा। तुमको रत्ती भर भी टेंशन नहीं आएगी कि सर मुझसे ही नहीं बना। ठीक है, और मेहनत करना, अटकोगे ना, अटकने दो। ऐसा कोई डेवलपर नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जिस डेवलपर को एरर आ नहीं रही ना, वो डेवलपर ही नहीं है, वो डेवलपर ही नहीं है, मेरी नजर में तो नहीं है। तुमको प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है, हाँ, चैट जीपीटी का यूज कम करना। जैसे मैंने तुमको कुछ काम करने को दे दिया, तुमने क्या करा कि सर ने काम दे दिया, फट से क्या डाला चैट जीपीटी पे, तो क्या होगा कि तुम चैट जीपीटी किसी दिन ऑफिस में नहीं चलाना, तुम कोड कर नहीं पाओगे। समझ में आया ना? तो ऐसा डेवलपर प्लीज करके मत बनना। जब मैं बोलूं जब चैट जीपीटी का यूज करना, पर ऐसा मत करना कि सर ने बोला कि ये वेबसाइट बनाना, इमेज को डाला, कोड आया, सर ये बन गई, क्या करना था उसको। ऐसा मत करना भाई, नहीं तो मुझे घर बैठना पड़ेगा। समझ रहे हो तुम? ऐसा नहीं चलेगा, कोड को लिखना पड़ेगा। आई होप क्लियर होगा। कोई डाउट किसी को भी? नहीं? आज का लेक्चर समझ में आया तुम लोगों को? मैं नहीं मान रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ सिखा दिया है सर। आज हम ये पढ़ने आते हैं कि भाई हम सब हैबिचुअल हो जाए, मेरा पढ़ने का तरीका तुम्हें समझ में आए, हम लोग प्रैक्टिकली कर करके देखेंगे, जैसे हम लोग कर रहे हैं, सारी चीजें बना बना के देखेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। आज हम ये बनाएंगे तो हम जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको आइडिया लग जाएगा कि ये वेबसाइट बनाना, तो यहाँ पैराग्राफ लगेगा, ये हेडिंग लगेगी, यहाँ टेबल लगेगा, ये एंकर टैग लगेगा, और बस देख के समझ में आना जाना चाहिए कि यहाँ ऐसा ऐसा होने वाला है। सर 10 मिनट का काम है, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे। मतलब तुमको स्ट्रक्चर क्या हो जाना चाहिए, दिमाग में घूम जाना चाहिए। इसलिए हमको HTML पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग में। मुझे मालूम है तुम लोग HTML के चैंपियन हो, मुझे पता है, वो पता लग जाएगा। तुम जब वेबसाइट में काम दूंगा ना, वो तुमको पता लगेगा तुम्हें कितनी HTML आती है, वो चेक हो जाए, उसके टेंशन तुम मत। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं ड्रॉप करते हैं, और कल हम लोग सेम टाइम पे आगे की चीजों के साथ में कंटिन्यू करेंगे। इंटरव्यू के क्वेश्चन हम रोज 2-2 4-4 लेंगे, तुमको उसको रोज प्रिपेयर करना है। फिर मैं एक दिन वीक में कभी भी टेस्ट ले लूंगा, है ना? तो वो टेस्ट को हम लोग वो करेंगे कि भाई किसी ओरल पूछ लूंगा मैं, इसका मतलब क्या है, मैं ये ऐसा करने में क्या करूँ, आपको बताते आना चाहिए। क्लियर है? सो इट शुड बी कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो बिंदास पूछो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank इफ you. यू हैव क्वेश्चन देन यू कैन Thank you, sir. Yes, sir. हाँ, कुछ पूछना है? You can leave now. If you have question, then you can stay. If suppose that you have do not have a question, then you can leave now. Hello. हाँ तुषार, सर बस एक डाउट था। सर वो ब्रोशर जब मुझे शेयर हुआ था तो सर वो रिएक्ट का था, और सर अपन अभी मान का कर रहे हैं, तो सर वो कंफ्यूजन मेरा थोड़ा क्लियर हो नहीं, जाए। मर्द में ये है कि इसमें जैसे तुमको रिएक्ट करना है, तुम्हारा रिएक्ट तो चलता रहेगा, जी। और जब तुम्हारा रिएक्ट हो जाएगा तुम बैक हैंड का मत ज्वाइन करना, नोड और ये अच्छा सब। अच्छा अच्छा। ठीक है ना? क्योंकि मुझे अगर फुल स्टैक के बेस पढ़ाना है तो रिएक्ट तक तो सभी सेम ही है, जी। तो फिर जो फुल स्टैक नहीं पढ़े, जो फुल स्टैक पढ़ेंगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे, तुम रिएक्ट तक ही कंटिन्यू करना। ओके सर, तो सर ये फुल स्टैक का ओवरऑल 60 डेज का, या फिर ये और एक्सटेंड होगा क्योंकि रिएक्ट ये सर 60 डेज का, थोड़ा सा इसमें 10-15 दिन और एक्सटेंड होंगे, जैसे अब प्रोजेक्ट बनाना टाइम लगेगा, जी
जी सबको सर। सबको बनाना पड़ेगा ना सबके लेवल पे, ओके सर। कोई जल्दी बनाने का, कोई धीरे बनाएगा। तो सर प्रोजेक्ट ओवरऑल फुल स्टैक करेगा या फिर सिर्फ फ्रंट एंड टू फ्रंट नहीं, एंड ही एपीआई में दे दूंगा, इंटीग्रेट करना सीखा, तुम मत टेंशन लो, ऐसा नहीं है हम रिएक्ट पे कुछ करेंगे ही नहीं, ऐसा मत समझना। नहीं नहीं देखो, एपीआई तो लगेगी ना भाई इंटीग्रेट करने के लिए, वो एपीआई तुम्हें नहीं बनाना, वो मेरे को बैकएंड डेवलपर बना के देंगे मेरे, जी तुम सर। इंटीग्रेट कर देना। ठीक और है इन सर। बैकएंड डेवलपर को बोलना कि ये एपीआई गलत है, इनसे बनवाना। ठीक है सर। एपीआई तो तुम्हारा दोस्त ही बनाएंगे ना, जी सर। तुम तो उनको बोल देना 500 आ रही है, सही करके दे भाई, मुझे नहीं पता, और ठीक मुझे तो प्रोजेक्ट चाहिए शाम तक, मैं तो बोलूंगा कि आज मुझे ये काम चाहिए, तो वो काम तुम्हें करके देना पड़ेगा। जो भी तुमको लगे खुशी है, ये बंटी बेटा है, उसको बोलना कि भाई एपीआई नहीं चल रही तेरी, एपीआई सही सर, तो ये सही करके देंगे, और तुम उसको इंटीग्रेट कर देना फ्रंट एंड में। बिल्कुल सर। प्रोजेक्ट तो सबके तालमेल से ही बनेगा। तो ठीक ये है सर। बैकएंड वाले का जी खास बात क्या है कि बैकएंड वाले इसलिए फायदेमंद है क्योंकि इनको फ्रंट एंड का काम खुद को भी करना है, तो इसलिए इनका कोर्स फुल स्टैक का, मतलब बैकएंड भी सीख रहे हैं नोड.जेएस। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके, समझ में आया तुम लोगों को?